अध्याय 626 मेरा बेबी जी कमाल का है। अध्याय 626 मेरा बेबी जी कमाल का है। 10 अंक। हमारे अंतिम प्रतियोगी का स्कोर पूरे 10 अंक है। हे भगवान, यह वाकई 10 अंक है। ये तो कमाल है। यहाँ तक कि हमारे सबसे सख्त जज टीचर क्यू ने भी पूरे अंक दिए। ये तो अप्रत्याशित है। हमारी प्रतियोगिता के अंत में एक अनजाना घोड़ा सामने आया है। मेजबान सचमुच बहुत उत्साहित था। हान मोमो अपनी सीट से चीखी और गोंग शांगजे को कसकर गले लगा लिया। 10 पॉइंट, 10 पॉइंट, वाह, ये तो अविश्वसनीय है। डायरेक्टर गोंग, आप वाकई कमाल के हैं। अब से मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक बनूंगी। निंगशी ने गोंग शांगजे के कंधे पर थपथपाया और प्रभावित होकर मुस्कुराई। मेरा बच्चा जी कमाल का है। कई दौर की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद हमारा गोल्डन अवार्ड विजेता सामने आया है। अब हम अपने आखिरी प्रतियोगी मिस्टर एक्स को मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। जी हाँ, इस प्रतियोगी ने प्रवेश के लिए एक गुमनाम नाम का इस्तेमाल किया था और मैं सचमुच जानने को उत्सुक हूँ कि यह रहस्यमय प्रतियोगी कौन है। मेजबान को भीड़ को उत्तेजित करने का बहुत अनुभव था और उसने अभी से ही सबके लिए गपशप का एक गर्म विषय बनाना शुरू कर दिया था। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग होश में आने लगे। वाह, क्या हो रहा है? एक्स कौन है? वह कहाँ से आया है? कौन जानता है? स्क्रीन पर तो केवल स्पिरिट स्टूडियो के डिजाइन डायरेक्टर लिखा है और कुछ नहीं। यहाँ तक कि उनका असली नाम भी नहीं। स्पिरिट स्टूडियो, इसका मालिक कौन है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। प्रतियोगिता में गुमनाम प्रविष्टियां देने की अनुमति थी तथा कई लोगों ने छद्म नामों का भी प्रयोग किया। जब गोंग शांगजे ने बताया कि वह अपनी प्रविष्टि के लिए छद्म नाम का इस्तेमाल करना चाहता है तो निंगशी ने ज्यादा गहराई से नहीं सोचा। उसने उसे ये तय करने दिया, ये सोचकर कि वह शायद सफल होने के बाद ही अपनी पहचान बताना चाहता है। जो समझ में आता है। एक्स। हान मोमो ने कुछ देर सोचा, फिर उत्साह में उसे एहसास हुआ। वाह, एक्स, बहन शी, ये तुम्हारा पहला अक्षर है ना? मेरा नाम का पहला अक्षर। निंगशी ने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। गोंग शांगजे ने शर्माते हुए सिर हिलाया। ओह, मेरी नन्ही बच्ची कितनी प्यारी है। निंगशी सचमुच भावुक हो गई। जैसे ही स्कोर आया, डेविड गुस्से से अपना मुंह मोड़ते हुए खड़ा हो गया। उसके माथे पर नसें उभर आई हुई दिखाई देने लगीं। वह 6 पोशाकों को एकटक देख रहा था और जैसे ही उसने पोशाकों पर बारीकी से नजर डाली, उसकी आंखें भय से भर गईं। ये डिजाइन बहुत परिचित थे, खासकर विवरणों को कैसे संभाला गया था। एक्स, ये हो सकता है, कुछ असंभव नहीं। गोंग शांगजे को डिजाइन के अलावा कुछ नहीं आता था, इसलिए वह अकेले जिंदा नहीं बच सकता था। जब वह गया था तो उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। शायद जमींदार ने उसे घर से निकाल दिया होगा और अब वह सड़कों पर भीख मांग रहा होगा। तो वह यहाँ गोल्डन अवार्ड में कैसे भाग ले सकता है? इसके अलावा वह डिजाइन में विशेषज्ञ था और ऐसा कोई संदिग्ध काम कभी नहीं करेगा। ये कैसे हो सकता है? डेविड हार गया, ली यूलिंग ने आश्चर्य से कहा। ये तो कुछ अजीब काम था। डेविड ने गुस्से में अपने दांत बींच लिए। निंग जुएलुओ को डिजाइनों की जरा भी परवाह नहीं थी। उसे तो बस नतीजों की चिंता थी। वह शर्मिंदा थी और डेविड को ठंडी निगाहों से घूर रही थी। तुमने कहा था न कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम किसी नामी से कैसे हार सकते हो? अध्याय 627 अपनी क्षमताओं से। अध्याय 627 अपनी क्षमताओं से। डेविड ने दांत भींचे और अपनी घबराहट छिपाई। मैं इसे संभाल लूंगा मिस निंग, चिंता मत करो। फिर उसने भीड़ में मौजूद कुछ लोगों को इशारा किया। डेविड के संसाधनों पर निर्भर कुछ डिजाइनर उसकी बात समझ गए और शिकायत करने लगे। आपत्ति, तो क्या कोई दूसरे के डिजाइन की नकल करके और उसे जलाकर पुरस्कार जीत सकता है? क्या ये बहुत आसान नहीं है? यह सही है, यहाँ कोई भी अपने कपड़े जला सकता है। तो क्या सभी को पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए? ये तो कुछ विचित्र डिजाइन था। शिकायतों का सिलसिला शुरू होने के बाद दूसरे डिजाइनर अब और हिम्मत नहीं जुटा पाए। डेविड से हारकर भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक नए डिजाइनर से हारना उनके स्वाभिमान पर भारी पड़ रहा था और उन्हें प्रतियोगिता की निष्पक्षता पर शक होने लगा। न्यायाधीश क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें रिश्वत दी गई है? मैं निराश हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि क्वो गुआनयांग इतना नीचे गिर जाएगा। हम पुनः मैच चाहते हैं। मेजबान असमंजस में पड़ गया। उसने दर्शकों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अजीब तरह से नाकाम रहा। डेविड के शिकायत करने के बाद अफरा तफरी मच गई। कुछ जज घबरा गए और क्वो गुआनयांग की तरफ देखने लगे। शिक्षक क्यू, आपके विचार से हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें डिजाइनों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए? अभी हम सचमुच आश्चर्यचकित थे, लेकिन अब जब मैं इस पर गौर करता हूँ तो पूरे 10 अंक देना वास्तव में उचित नहीं लगता। यह सही है, डेविड का उद्योग में बड़ा प्रभाव है और यदि हम इसे गलत तरीके से संभालेंगे तो इससे इस पुरस्कार की प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। क्वो गुआनयांग ने उन पर व्यंग्य किया। क्या तुम लोग ठीक हो? जज कौन है, हम या वे? अगर वे सभी विशेषज्ञ होते तो हमारी यहाँ क्या जरूरत थी? और तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? बस कुछ शब्द ही तुम्हारा फैसला बदलने के लिए काफी हैं। तुम किस तरह के जज हो? कुछ न्यायाधीश शर्मिंदा हो गए और उन्होंने बोलना बंद कर दिया। बाद में क्वो गुआनयांग ने माइक्रोफोन उठाया। अच्छा, ऐसा लगता है कि कोई मेरे निर्णय पर सवाल उठा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार आप सचमुच अन्याय कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से साहित्यिक चोरी है। इसे छिपाने के लिए किसी को जला देना पर्याप्त नहीं है। भीड़ में से किसी ने गुस्से से भरकर कहा। क्वो गुआनयांग ने भीड़ को ठंडेपन से देखा और भावशून्यता से कहा, सबसे पहले आप सभी साहित्यिक चोरी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन साहित्यिक चोरी की परिभाषा क्या है? चीनी रुझान, पारंपरिक तत्व, कोई भी इनके साथ आ सकता है।
यह एक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विषय है, कोई विशिष्ट डिजाइन नहीं। ये किसी की क्षमताओं पर आधारित है ताकि इसे असाधारण बनाया जा सके। दूसरी बात, क्या आप सब भी इसे जला सकते हैं? क्या आप में से किसी ने इसके बारे में सोचा? किसने इसके बारे में सोचा? आपने क्या किया? अगर आपने इसके बारे में सोचा था तो पहले क्यों नहीं किया? ख्वो गुआनयांग के प्रश्न ने डिजाइनरों को अवाक कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वे नासमझी कर रहे थे। हालांकि यह सच था कि कोई भी ऐसा कर सकता था, लेकिन इस विचार को मन में लाना और उसे लागू करना मुश्किल था। इसलिए इसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यदि आप ऐसा कहते भी हैं तो समग्र योग्यताओं के आधार पर वह अनाम एक्स डेविड के आसपास भी नहीं है। किसी ने चिल्लाकर कहा। अभी भी आश्वस्त नहीं था। ख्वो गुआनयांग ने और भी कठोर स्वर में भीड़ को घूरते हुए कहा, डिजाइनर होने के नाते आप सभी को समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं। इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? अध्याय 628। ये कौन है? ख्वो गुआनयांग की आभा बहुत शक्तिशाली थी और भीड़ धीरे से बुदबुदा रही थी। फैशन डिजाइन। यह सही है, ये फैशन डिजाइन के लिए एक पुरस्कार है। इस पुरस्कार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मॉडल, सामग्री या कौशल नहीं है। यह विचारों और रचनात्मकता पर निर्भर करता है। गोल्डन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ डिजाइनर का चयन करता है, न कि सर्वश्रेष्ठ मॉडल, सबसे महंगी सामग्री या सबसे प्रसिद्ध डिजाइनर का। अगर यह इन मानदंडों पर आधारित होता तो कोई भी डिजाइनर बन सकता था। आप सभी की क्या जरूरत है? सजावट के तौर पर ख्वो गुआनयांग सचमुच बहुत तीखा जबान वाला था। वह जरा भी नहीं हिचकिचाता था। कोई भी उसकी आंखों में सीधे देख नहीं सकता था। फिर उन्होंने डेविड की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, गोल्डन अवार्ड का आयोजन लगातार 23वें साल हो रहा है। हमारी प्रक्रियाएं पारदर्शी हैं और किसी भी तीसरे पक्ष से प्रभावित नहीं होंगी। ये पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। हम उन लोगों से घृणा करते हैं जो परिणामों में हेरफेर करने की कोशिश करते हैं। हमारी निर्णायक प्रक्रिया की देखरेख के लिए किसी का भी स्वागत है। उनके शब्द स्पष्ट रूप से डेविड के व्यवहार की आलोचना करने के लिए थे, क्योंकि वह अपनी शक्ति और नेटवर्क का उपयोग करके परिणामों को बदलने का प्रयास कर रहा था। कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता है कि एक अज्ञात स्टूडियो का नया डिजाइनर संभवतः सभी 6 जजों को रिश्वत नहीं दे सकता, जबकि डेविड जजों को अपने पक्ष में परिणाम बदलने के लिए मजबूर कर रहा था। अचानक बाकी प्रतियोगियों और फोटोग्राफरों को ख्वो गुआनयांग की बात का मतलब समझ आ गया। सबने डेविड को आलोचनात्मक नजरों से देखा। ख्वो गुआनयांग सही कह रहे हैं। जो डिजाइनर अभी अपनी राय जाहिर कर रहे थे वे मुसीबत मोल लेने की कोशिश कर रहे थे। हम जैसे आम लोग भी हैरान थे। आप कैसे कह सकते हैं कि डिजाइन खराब था? मुझे हमेशा लगता था कि डेविड बहुत घमंडी है। चीनी ट्रेंड को फॉलो करने में क्या बुराई है? अगर यह ट्रेंड उसकी वजह से भी चल रहा था तो भी वह इसे बनाने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा टीचर ख्वो ने कहा था, कोई भी कर सकता है। उसने इसे ऐसे पेश किया जैसे उसने खुद इसका आविष्कार किया हो और जो कोई भी इसे फॉलो करता है वह उसकी नकल कर रहा है। जिस पुरस्कार के उसके हाथ में आने की उसे उम्मीद थी वह अचानक गायब हो गया। बेशक वह घबरा गया होगा। क्या तुम्हें पता है कि यह पुरस्कार उसके लिए कितना कुछ ला सकता है? बात तो सही है। आजकल ज्यादातर अवार्ड सही होते हैं, लेकिन गोल्डन अवार्ड सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स में से एक है। ख्वो गुआनयांग के बोलने के बाद हंगामे से घबराए हुए बाकी जज शांत होने लगे। फिर उन्होंने अपने द्वारा दिए गए अंकों के पीछे का तर्क समझाया और सर्वसम्मति से निष्कर्ष निकाला गया। इसके साथ ही हम सभी ने निर्णय लिया कि यह गोल्डन अवार्ड स्पिरिट स्टूडियो के डिजाइनर एक्स को दिया जाएगा। पूरे आयोजन स्थल पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आमंत्रित कुछ महिला हस्तियां वाकई बहुत उत्साहित थीं। फैशन उद्योग तेजी से बदलाव का आदी है। जैसे ही कोई नया डिजाइन पेश किया जाता वह तुरंत उनका ध्यान खींच लेता और हर कोई उसे पाना चाहता। जो हस्तियां अभी निंग जुएलुओ के आसपास इकट्ठा हो रही थीं, वे अब ये देखने के लिए इंतजार कर रही थीं कि यह रहस्यमय डिजाइनर कौन है। मेजबान ने अपना गला साफ किया और आमंत्रित किया, अब हम डिजाइनर एक्स को मंच पर आने देंगे। महिला होस्ट ट्रॉफी को हाथ में लिए मुस्कुरा रही थी। उसे उम्मीद थी कि डिजाइनर एक लंबा सुंदर आदमी होगा। उस समय हर कोई इधर उधर देख रहा था, ये जानने के लिए उत्सुक था कि यह अज्ञात व्यक्ति कौन है, विशेषकर डेविड जो विजेता के प्रति अपनी घृणा को दबा नहीं सका। कौन था? यह असंभव था कि वह उद्योग में ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानते थे। अध्याय 629। क्या वह अभी भी कानूनी है? अध्याय 629। क्या वह अभी भी कानूनी है? जब हर कोई डिजाइनर एक्स के मंच पर आने की उम्मीद कर रहा था तभी कुछ घटित हुआ। गोंग शांगजे बेहोश हो गए। वह पहले से ही बुखार से पीड़ित था। उसे सहन करने में उसे काफी समय लग गया, लेकिन फिर वह इसे और सहन नहीं कर सका। मेजबान रहस्यमयी डिजाइनर को मंच पर आने के लिए कह रहा था। हान मोमो घबरा गया। अब क्या करें? बहन शी। निंग शी ने गोंग शांगजे के जलते हुए माथे को छुआ और उसे अपने कंधे पर सहारा दिया। मैं उसे अस्पताल ले जाऊंगी, तुम उसके लिए इनाम ले लो। मैं। हान मोमो चौंक गई। उसका जबड़ा खुला रह गया। अंत में हान मोमो एक खरगोश की तरह मंच पर चढ़ी, घबराहट के कारण लगभग लड़खड़ाते हुए तथा सभी की उम्मीदों से बढ़कर। और आज उसका पहनावा, उसने लोलिता शैली की पोशाक पहनी थी और एक प्यारी जापानी गुड़िया जैसी दिख रही थी। क्या बात है! निर्वाण पुनर्जन्म की डिजाइनर एक छोटी लड़की है। यह कोई मतलब नहीं है। कितना शानदार स्टाइल है। अगर वो मर्द नहीं भी है तो कोई बड़ी औरत ही होगी। क्या वो अभी तक कानूनी तौर पर भी तैयार है? आप निर्वाण रिंकारनेटेड के डिजाइनर हैं, एक्स? मेजबान ने आश्चर्य से पूछा। ख्वो गुआनयांग ने अपनी भौहें उठाईं और अपनी ठोड़ी को छूकर पूछा,
क्या आप किसी और की जगह यहाँ हैं? उद्योग में अपने अनुभव से उन्हें ये पता चला कि वह निर्वाण रिइंकार्नेटेड की डिजाइनर नहीं थी। हान मोमो ने सिर हिलाया और दर्शकों को विनम्रता से प्रणाम किया। सबको माफ करना, एक्स आज नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उसका सहायक हूँ और उसकी जगह पुरस्कार लेने आया हूँ। अब ये बात समझ में आई। जैसे ही सभी ने राहत की सांस ली, एक्स पर छाया रहस्य और गहरा गया। प्रतियोगिता की शाम आखिरकार समाप्त हो गई। हान मोमो ने ट्रॉफी को सावधानी से पकड़ा और पत्रकारों के आने से पहले ही चुपके से बाहर निकल गई। सारा ध्यान डेविड और निंग जुएलुओ पर केंद्रित हो गया। सुश्री निंग, इस बार इतिहास हार गया। क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? क्या क्वो गुआनयांग का आशय ये था कि आप प्रतियोगिता के परिणाम में हेरफेर करने का प्रयास कर रहे हैं? निर्देशक डेविड, आप अपने सर्वश्रेष्ठ डिजाइन के बावजूद किसी से हार गए हैं। आपको कैसा लग रहा है? डेविड सचमुच अस्वस्थ लग रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। प्रतियोगिता के नतीजे आने के बाद से निंग जुएलुओ का फोन लगातार बज रहा था। कुछ बड़े ग्राहकों द्वारा अपनी बुकिंग रद्द करने के कारण उन्हें कुछ ही मिनटों में लाखों डॉलर का नुकसान हो गया था। सबसे बुरी बात ये थी कि अनजान स्पिरिट स्टूडियो उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बन सकता था। निंग जुएलुओ के हाव भाव देखकर ही डेविड समझ गया कि मामला बिगड़ गया है। मिस, ये तो बस एक लोकल अवार्ड है। कुछ नहीं, कुछ ही मिनटों में हमने $5 मिलियन गंवा दिए। सबसे जरूरी बात, वह सबका सामना कैसे कर सकती थी? लोग कहते थे कि उसकी रुचि अच्छी है और उसके हाथ में कोई खजाना है। अब वह पुरस्कार तो जीत नहीं पाए, बल्कि उस पर प्रतियोगिता के नतीजों को नियंत्रित करने का आरोप भी लगा। डेविड मन ही मन कोस रहा था। $5 मिलियन, तो क्या हुआ? याद है पहले हम कितना कमाते थे? लेकिन फिर भी उन्होंने सावधानी से कहा, सुश्री निंग, कृपया मेरी बात पर विश्वास कीजिए। ये प्रभाव बस अस्थायी है। उस डिजाइनर की शैली भी मेरी शैली से मिलती जुलती है, लेकिन हम पहले ही बाजार पर अपना दबदबा बना चुके हैं। वह हमारे ग्राहकों को कभी नहीं छीन सकता। उसे ऐसा न करना चाहिए। अध्याय 630। औरत, तुम आग से खेल रही हो। अध्याय 630। औरत, तुम आग से खेल रही हो। अगले दिन फैशन की सभी सुर्खियां उस गुमनाम चेहरे के बारे में थीं जिसने गोल्डन अवार्ड जीता था। उन्होंने डेविड की शर्मनाक चाल का बेरहमी से वर्णन किया और एक तस्वीर भी छापी जिसमें वह अपनी सीट से उठकर पुरस्कार लेने के लिए मंच पर जाने की तैयारी कर रहे थे। हमेशा की तरह ये खबर आम गपशप से कहीं ज्यादा नाटकीय थी। नए डिजाइनर एक्स स्टॉर्म्स गोल्डन अवार्ड। एक युवा लड़की, डेविड पराजित, उसके युग का अंत। गोल्डन अवार्ड में डार्क हॉर्स लाइमलाइट छीन रहा है। स्पिरिट स्टूडियो के पीछे कौन है? प्लेटिनम पैलेस में सप्ताहांत था और लू टिंगजियाओ एक दिन की छुट्टी ले रहा था। निंगशी ने लिटिल ट्रेजर को थीम पार्क ले जाने का वादा किया था और वह सुबह जल्दी उठकर सामान पैक करने लगा था। लू जिंगली अभी भी पजामा पहने हुए थे, लेकिन वह पहले से ही अपने भाई के सामने अखबार लहरा रहे थे। भाई, देखो, गोंग शांगजे ने वास्तव में गोल्डन अवार्ड जीत लिया है, और पूरे अंकों के साथ। वह डेविड पर पूरी तरह से हावी हो गए। भाभी बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुन लिया। लू टिंगजियाओ ने शांति से चाय पी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही जानता था। लेकिन छद्म नाम एक्स का क्या मतलब है? क्या इसमें कोई खास बात है? गोंग शांगजेन, उसके शुरुआती अक्षरों में से एक एक्स है। लू जिंगली ने सोचा और फिर उसे समझ आ गया। निंग कसियो। लू जिंगली ने ध्यान से अपने भाई की ओर देखा और तुरंत टिप्पणी की, ये लड़का वास्तव में वफादार है। अपने बॉस के नाम के पहले अक्षर का उपयोग अपने नाम के रूप में करता है। जब वे बात कर रहे थे, बटलर युआन निंगशी को अंदर ले गया। लू जिंगली ने निंगशी को घूर कर देखा। जियो शी, तुम यहाँ हो? तुम सच में गंदी सोच वाली हो। निंगशी ने उस पर गुस्सा किया। तुम्हें क्या हो गया है? मैं इतनी गंदी कैसे हो गई? लू जिंगली ने अखबार में छपी 6 ड्रेसों की ओर उंगलियां उठाईं। आपकी डिजाइन थीम। निंगशी ने उसकी तरफ आंखें घुमाईं। तुम क्या बात कर रहे हो? आग से पुनर्जन्म, ये तो बहुत सकारात्मक विषय है। लू जिंगली ने उसे एक इशारा भरी नजर से देखा और कहा, लेकिन मैं केवल एक ही चीज के बारे में सोच सकती हूँ। तुमने क्या सोचा? निंगशी को उसके मुंह से कुछ भी अच्छा निकलने की उम्मीद नहीं थी। लू जिंगली ने गंभीरता से जवाब दिया, औरत, तुम आग से खेल रही हो। निंगशी नाराज हो गई। वह अब उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम बहुत गंदे दिमाग वाले हो। उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और लू टिंगजियाओ के पास गई। बॉस, लिटिल ट्रेजर कहाँ है? निंग कसी की आवाज सुनते ही लिटिल ट्रेजर बाहर भाग गया। निंगशी ने उसे उठाया और पूछा, क्या तुम तैयार हो? लिटिल ट्रेजर ने अपने बैग को थपथपाया, ये संकेत देते हुए कि वह जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे। निंगशी कल एक रोड शो के लिए देश से बाहर जा रही थी। वह जिन जगहों पर जा रही थी, उनमें से एक अमेरिका भी था और उसकी योजना वायस से मिलने के लिए फिलाडेल्फिया जाने की थी। जाने से पहले वह लिटिल ट्रेजर के साथ मस्ती करना चाहती थी। ये सप्ताहांत है और बहुत सारे लोग होंगे, सावधान रहें। लू टिंगजियाओ ने सोफे से उन्हें याद दिलाया। निंगशी ने लिटिल ट्रेजर को ऊपर उठाया और आंखें झपकाईं। बॉस, क्या आप हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? लू टिंगजियाओ को आश्चर्य हुआ और उसने अपने दस्तावेजों से नजरें उठाईं। क्या तुम चाहती हो कि मैं जाऊं? आमतौर पर जब निंगशी लिटिल ट्रेजर को बाहर लाती थी तो वह उन्हें परेशान नहीं करता था, क्योंकि वह सोचता था कि अगर वे उसके साथ होते तो उन्हें उतना मजा नहीं आता। इसलिए उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि निंगशी उससे पूछेगी। अध्याय 631। लू टिंगजियाओ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अध्याय 631। लू टिंगजियाओ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। निंगशी ने ईमानदारी से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया।
ओह, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे और यह बहुत बचकाना है। बॉस, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो मुझे ये पसंद है। लू टिंगजियाओ ने तुरंत अपने दस्तावेज नीचे रख दिए और हैंगर से अपना कोट निकालने के लिए खड़ा हो गया। निंग शी की आंखें चमक उठीं। उसे डर था कि लू टिंगजियाओ शायद न जाए और उसे उम्मीद भी नहीं थी कि वह इतनी आसानी से मान जाएगा। लिटिल ट्रेजर अब लू टिंगजियाओ के थोड़ा और करीब आ गया था, इसलिए उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उसके पिता भी साथ जा रहे हैं। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। ये पहली बार था जब वह आंटी जियाओ शी और पिता दोनों के साथ बाहर जा रहा था। खुश परिवार को देखते हुए एक मरी हुई मछली निराशा में सोफे पर पड़ी थी। मुझे फिर से अकेला छोड़ दिया। निंग शी ने लू जिंगली के सिर पर हाथ फेरा। अच्छा रहो और घर पर रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कैंडी लाऊंगी। क्या तुम मुझे कोई बच्ची समझते हो? मुझे कैंडी नहीं चाहिए। लू जिंगली परेशान दिखी। मुझे कॉटन कैंडी चाहिए, इंद्रधनुषी रंग वाली। निंग शी अवाक रह गई। वे तीनों कार से थीम पार्क पहुंचे। क्योंकि रात में भव्य आतिशबाजी का प्रदर्शन होने वाला था, इसलिए आज वहां बहुत सारे लोग थे, जिनमें अधिकतर परिवार और जोड़े थे। मैं लिटिल ट्रेजर को पकड़ लूंगा, लू टिंगजियाओ ने कहा। निंग शी को चिंता थी कि कहीं लिटिल ट्रेजर उसकी बाहों में दब न जाए, इसलिए उसने उसे सौंप दिया। ठीक है। लू टिंगजियाओ ने एक हाथ में लिटिल ट्रेजर को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से निंग कसी के कंधे को पकड़ रखा था जब वे दोनों एक साथ आकर्षण स्थल की ओर चल रहे थे। लू टिंगजियाओ को शांति पसंद थी। उसे भीड़ भाड़ वाले इस माहौल से नफरत थी, लेकिन वह अपनी बेचैनी जरा भी जाहिर नहीं कर रहा था। वह पूरे दिन निंग शी और लिटिल ट्रेजर के साथ धैर्यपूर्वक रहा, यहाँ तक कि उसने उनके साथ सहयोग भी किया और खूब सारी सेल्फी भी ली। निंग शी की खुशी के लिए उसने उस तस्वीर को अपने फोन का वॉलपेपर बना लिया। जैसे जैसे रात गहराती गई, लू टिंगजियाओ ने लिटिल ट्रेजर का बैग अपनी पीठ पर लटका रखा था और उसकी गर्दन पर कुछ राशि चक्र के मुखौटे लटक रहे थे। एक हाथ में कुछ स्नैक्स के पैकेट थे, जबकि दूसरे हाथ में लू जिंगली द्वारा मांगी गई कॉटन कैंडी थी। वह बिना किसी शिकायत के उनके पीछे पीछे चल रहा था। जल्दी, लू टिंगजियाओ, चलो वहां चलते हैं। आतिशबाजी का प्रदर्शन जल्द ही शुरू होने वाला है। निंग शी ने लिटिल ट्रेजर का हाथ पकड़ा और आगे दौड़ी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह वापस आ गई और लू टिंगजियाओ की बांह पकड़ ली। लू टिंगजियाओ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, मानो वे सचमुच एक परिवार हों। अंततः आतिशबाजी का शो शुरू हुआ। क्षितिज से एक चमकदार रोशनी उठी और एक धमाके के साथ हवा में फैल गई और आकाश खूबसूरती से जगमगा उठा। ढेरों पटाखे फूटने लगे। आतिशबाजी के शो के दौरान निंग शी ने अपना सिर बगल में खड़े आदमी की तरफ घुमाया और उसकी तरफ देखा जो आतिशबाजी से जगमगा रहा था। लू टिंगजियाओ ने उसकी निगाहें देखी और उसकी ओर मुड़ा। निंग शी ने अपना मुंह खोला और कुछ कहा, लेकिन आतिशबाजी की आवाज इतनी तेज थी कि वह कुछ सुन नहीं सका, इसलिए उसने उसे उलझन भरी नजरों से देखा। आतिशबाजी से भरे आसमान के नीचे उसने पास आकर फिर से कहा। उसने अपनी बात दोहराई, हालांकि वह जानती थी कि वह सुन नहीं पाएगा। लू टिंगजियाओ, मुझे तुम पसंद हो। अध्याय 632, लू टिंगजियाओ की देखभाल करना। अध्याय 632, लू टिंगजियाओ की देखभाल करना। रात में निंग शी और लिटिल ट्रेजर को रीगल रिविया होटल वापस भेजने के बाद लू टिंगजियाओ तुरंत घर नहीं गया। उसने लू जिंगली को फोन किया और उसे किसी बार में मिलने के लिए कहा। भाई, तुमने मुझे बार में चलने के लिए कहा था। मुझे लगा कि मैं मतिभ्रम कर रहा हूँ। धुंधली रोशनी में लू टिंगजियाओ का चेहरा परछाई में छिपा हुआ था। एक लंबी खामोशी के बाद उसने कहा, क्या यह मुमकिन है? संभव है? किस लिए? लू जिंगली उलझन में थी। निंग शी शायद किसी और के प्यार में पड़ गई है, लू टिंगजियाओ ने कहा। लू जिंगली ने आंखें चौड़ी करके कहा, हम? कौन? मुझे। लू जिंगली ने जो ड्रिंक अभी अभी पी थी उसे थूकते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है। लू जिंगली ने अपना सिर खुजलाया। भाई, आज कुछ हुआ क्या? लू टिंगजियाओ की भौंहों के बीच एक मोटी गांठ बन गई। लगता है उसने कहा है कि वह मुझे पसंद करती है। क्या? जियाओ शी ने कहा कि वह तुम्हें पसंद करती है। लू जिंगली थोड़ी देर बाद अपनी उत्तेजना से उभरा। रुको, तुमने, लगता है, क्यों कहा? थीम पार्क में आतिशबाजी के शो के दौरान उसने मुझसे कुछ कहा, लेकिन आवाज बहुत तेज थी और मैं कुछ सुन नहीं पाया। लू टिंगजियाओ ने भौहें चढ़ाईं, मानो याद करने की बहुत कोशिश कर रही हो। लू जिंगली फिर से उत्तेजित हो गया। लेकिन तुम तो होंठ पढ़ना जानती हो। तो समझ गई, होंठों को पढ़ना हमेशा 100% सटीक नहीं होता और वातावरण के कारण ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संभव नहीं लग रहा था। पहली बार तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। जब उसने दूसरी बार उसके पास आकर ऐसा कहा तो उसने उसके होंठों को भी ठीक से नहीं पढ़ा। उसने बस एक हल्की सी नजर डाली थी। जल्दी से कोई निष्कर्ष निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। उसे शक इस बात से नहीं हुआ कि उसने क्या कहा, बल्कि उसकी आंखों से हुआ जब उसने ये कहा। उस समय उसकी आंखें इतनी सुंदर थीं मानो वे सीधे उसके दिल से बात कर रही हों। उसकी आंखों में उसने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। भाई, तुम जियाओ शी के लौटने के बाद उसका परीक्षण क्यों नहीं करते? यह एक दुर्लभ अवसर था जब लू टिंगजियाओ लू जिंगली के सुझाव से सहमत हुई। वह स्वयं भी इसका उत्तर जानना चाहता था। थीम पार्क से लौटने के अगले दिन निंग शी ने सुबह सुबह देश से बाहर की उड़ान पकड़ी।
कई दिनों तक फिल्म का प्रचार करने के बाद वह और उनकी टीम आखिरकार अपने आखिरी पड़ाव अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पहुंच गई। चूंकि यह उन चुनिंदा शहरों में से एक नहीं था, इसलिए ज्यादातर क्रू सदस्य वहां नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वे पिछली जगहों से थक चुके थे। फिल्म में थोड़े ज्यादा सीन वाली एकमात्र अभिनेत्री निंग शी ही वहां जाने को तैयार थी और गुओ किशेग सचमुच बहुत प्रभावित हुए। वह बिना किसी शिकायत के पूरी लगन से काम करती थी और कभी भी सुर्खियां बटोरने वालों में से नहीं थी। अगले साल एक नई फिल्म के लिए भी उन्होंने निंग शी को ध्यान में रखा था और उसे मुख्य नायिका के रूप में लेना चाहते थे। किसी वजह से जियांग मुये ने प्रमोशन के इस आखिरी दिन में शामिल होने का फैसला किया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वह सिर्फ 1-2 कार्यक्रमों में ही शामिल हुआ था। वह पूरी उड़ान के दौरान सोता रहा। जैसे ही उसने अपना स्लीपिंग मास्क उतारा, उसने देखा कि निंग शियाओ मंद रोशनी में एक स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और वह अवाक रह गया। निंग शियाओ, शियाओ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? निंग शी को एहसास हुआ कि वे जल्द ही उड़ान भरने वाले हैं, इसलिए उसने अपनी स्क्रिप्ट एक तरफ रख दी और जियांग मुये की तरफ देखा। अगर मैं अभी कड़ी मेहनत नहीं करूंगी तो मैं लू टिंगजियाओ का साथ कैसे दे पाऊंगी? जियांग मुये एक बार फिर अवाक रह गया। वह लू टिंगजियाओ के लिए प्रदान करना चाहती थी। क्या ये लक्ष्य बहुत कठिन नहीं था? अध्याय 633, वह महिला फिलाडेल्फिया पहुंच गई है। अध्याय 633, वह महिला फिलाडेल्फिया पहुंच गई है। जियांग मुये ने उसके विचारों को नजरअंदाज कर दिया और बुदबुदाया, तो क्या मेरे चाचा को मरने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा? चुप रहो, मुझे बदकिस्मत मत बनाओ, मैं सच कह रहा हूँ। फिर भी शायद मेरा भरण पोषण संभव हो सके। निंग शी ने उसकी तरफ आंखें घुमाईं। मुझे असंभव को चुनौती देना पसंद है। जियांग मुये ने जब लड़की की ओर देखा तो उसका दिल दुखने लगा क्योंकि वह जानता था कि इस बार वह गंभीर थी। उसने सोचा कि उसने पहले ही हार मान ली है, लेकिन उसने उसे कम करके आंका था। एक डरपोक बच्ची से अब उसने उसके साथ रहने का फैसला किया। वह हमेशा यही सोचता था कि यह लड़की बेरहम है। अब वह समझ गया कि वह बेरहम नहीं थी, वह बस उसके लिए नहीं थी। जियांग मुये ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए उसके कंधे पर थपथपाया। क्या तुम आज रात ड्रिंक पर चलना चाहोगी? दुनिया के सबसे अच्छे नाइट क्लब डीसी में हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सामाजिक विभाजन बहुत व्यापक था। डीसी जैसी बेहद समृद्ध जगहें थीं, लेकिन फिलाडेल्फिया जैसे भुतहा शहर भी थे। मुझे पता है तुम्हारे कुछ और ही इरादे होंगे। निंग शी ने उसे घृणा से घूरा। नहीं, मैं सोना चाहती हूँ। कल वायस से मिलने का वादा किया गया दिन था और उसे खुद को तैयार करने की जरूरत थी। क्रू कल दोपहर को रवाना हो रहा था। आज रात थोड़ा आराम करने के बाद वह सुबह सुबह वायस से मिलने फिलाडेल्फिया जाएगी और क्रू के जाने तक वापस आ जाएगी। निंग जियाओ शी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अभी तक उसके साथ भी नहीं हो और तुम अभी से नाइट क्लबों से दूर रहने लगी हो। निंग शी ने सिर हिलाया। जिनके पास कोई पसंद करने वाला नहीं होता वे कभी नहीं समझ पाते। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं पसंद करती हूँ? कोई है। कौन? एक कमीना। बहुत बढ़िया, तुम्हारे जैसे बिगलैल को काबू में रखने के लिए किसी कमीने की जरूरत होगी। रोड शो खत्म होने के बाद पूरा दल मौज मस्ती करने बाहर चला गया। निंग शी ने उनका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया और सोने के लिए होटल वापस चली गई। सुबह 5 बजे अलार्म बजा। निंग शी ने अपनी आंखें खोलीं, अपना बैग उठाया और फिलाडेल्फिया की ओर चल पड़ी। फिलाडेल्फिया के बाहरी इलाके में वह नाश्ते के लिए एक रेस्तरां में गई। फिर शौचालय में उसने अपने कपड़े बदले। जब वह बाहर आए तो उसने पुरुषों की पोशाक पहन रखी थी। प्रथम भाई सीनियर ने उसे बताया था कि उनकी मुलाकात का स्थान फिलाडेल्फिया के केंद्र में एक भूमिगत कैसीनो था। वह फिलाडेल्फिया से परिचित थी क्योंकि वह 1 साल पहले यहाँ रह चुकी थी, लेकिन यहाँ अक्सर दंगे होते रहते थे और ज्यादातर इमारतों का पुनर्निर्माण किया गया था, जिससे वह अपनी दिशा भूल गई थी। काफी देर बाद आखिरकार उसने कुछ ऐतिहासिक स्थलों को पहचान लिया। सरकार के प्रयासों की वजह से सड़कों पर पुलिस की गश्ती गाड़ियां खूब दिखीं। शहर पहले से कहीं बेहतर दिख रहा था। दिन में कोई झगड़ा नहीं होता था। निंग शी को यह नहीं पता था कि अमेरिका में कदम रखते ही उस पर नजर रखी जाने लगी थी। बॉस, वह महिला फिलाडेल्फिया पहुंच गई है। सच में? चमड़े के सोफे पर नीली आंखों वाला एक गोरा आदमी अपने लंबे बालों को कानों के नीचे ठूंस रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसके दोनों कान कटे हुए थे। ये सच है, मुझे चिंता थी कि हम डीसी में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे कुछ आदमियों ने उसे होटल से निकलकर फिलाडेल्फिया आते देखा। उसने तो पुरुषों के कपड़े भी पहन लिए थे और हम उसे पहचान ही नहीं पाए। लेकिन इससे एक बात तो साबित होती है। अध्याय 634, अब मैं एक सभ्य व्यक्ति हूँ। अध्याय 634, अब मैं एक सभ्य व्यक्ति हूँ। बोलते बोलते उसने मेज पर 2 तस्वीरें रख दी। निंग शी, तांग शी, दोनों एक ही इंसान हैं, लेकिन वो शैतान के साथ क्यों नहीं है? उसने भी तो कोई और पहचान बनाई थी और लू टिंगजियाओ के पास ही रहती थी। दिलचस्प। ऑगस्टीन ने अपनी ठुड्डी को छुआ। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसकी जांच करूं? उसके गुर्गे ने पूछा। ऑगस्टीन ने अधीरता से हाथ हिलाया। नहीं, कोई बात नहीं, वह आज यहीं मर जाएगी। गुर्गा चौंक गया। मालिक, आप चाहते हैं कि उसका शैतान से रिश्ता हो? उसकी वजह से शैतान को तांग ये भी मिली। चुप रहो। ऑगस्टीन को उस स्थान पर जलन महसूस हुई जहां उसके कान काटे गए थे, क्योंकि वह अपमानित महसूस कर रहा था और गुस्से से उसने उन्हें आदेश दिया। तुम मेरे आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत करते हो? नहीं सर। उसे जिंदा पकड़ो। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं इस औरत को कैसे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा।
उस आदमी की आंखें खून की प्यास से भरी थीं। यदि यह महिला न होती तो उसकी योजना विफल नहीं होती और वह बिना किसी गठबंधन और हथियार के इस स्थिति में नहीं पड़ता। वे इस महिला की बहुत परवाह करते थे और अब उन्हें उसे अपमानित करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। गुर्गा सचमुच परेशान हो गया और उसने ऑगस्टीन को फिर याद दिलाया। अगर शैतान को इस बारे में पता चल गया, ऑगस्टीन ने व्यंग्य किया, वह कमीना अब मलक का जलडमरू मध्य में छिपा है। जब तक उसे पता चलेगा तब तक उस औरत की लाश सड़ चुकी होगी। और तो और कल हमें यहाँ से निकालने के लिए लोग भी होंगे। तो फिर तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुम फिरो और एलिस का बदला नहीं लेना चाहते? गुर्गे ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं और आदमी लेकर आता हूँ। उस औरत से निपटना बहुत मुश्किल लग रहा है। ऑगस्टीन ने कम कपड़ों वाली लड़की को अपनी बाहों से धकेल दिया। रुको, मैं खुद चलता हूँ। जब निंगक्षी को दिशा स्पष्ट हो गई तो वह तुरंत कैसीनो में न जाकर एक छोटी सी दुकान में चली गई। सर, मुझे एक ब्लॉक 17 दिला दीजिए। लू टिंगजियाओ ने उसे जो P226 दिया था वह उसे कस्टम्स से नहीं मिल पाया, इसलिए वह अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ यहीं से एक खरीद पाए। वह यहाँ बिना बंदूक के घूमने में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही थी। दुकान में एक मोटा आदमी गोलियों का ढेर साफ कर रहा था और उसने सिर उठाने की जहमत भी नहीं उठाई। हम नए ग्राहकों से लेन देन नहीं करते। सर, क्या आपको यकीन है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ? निंगक्षी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। मालिक ने अधीरता से अपना सिर उठाया। जब उसे एहसास हुआ कि वह कौन है तो उसके गाल कांपने लगे और उसके हाथों की गोलियां जमीन पर गिर गईं। फिर वह मेज के नीचे रैंक कर गया और पूछा, तुम गए नहीं थे? वापस क्यों आए हो? उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा कि कहीं कोई और तो नहीं है। निंगक्षी जानती थी कि वह क्या देख रहा है। ये छोटी सी दुकान भूमिगत व्यापार के सबसे बड़े अड्डों में से एक थी। यहाँ बहुत सारी दिलचस्प चीजें थीं, न सिर्फ हथियार बल्कि प्राचीन दवाइयाँ भी। वह अपने दूसरे बड़े भाई के साथ यहाँ सिर्फ चीजें ले जाने आती थी। मालिक को जब भी ये चीजें दिखाई देती सिरदर्द होने लगता। जो चाहो ले लो, मालिक ने उससे जल्दी से आग्रह किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह और अधिक समय तक वहाँ रहे। निंगक्षी ने खुद चलकर एक बंदूक उठाई और बोली, कितने की है? नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बस जाओ। निंगक्षी ने दुखी होकर कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अब एक सभ्य व्यक्ति हूँ। अध्याय 635। हे मेरे प्रभु, आप क्या चाहते हैं? अध्याय 635। हे मेरे प्रभु, आप क्या चाहते हैं? मालिक रोने को हुआ। महाराज, आप क्या चाहते हैं? निंगक्षी ने मासूमियत से उसकी तरफ देखा। मैं पैसे देना चाहती हूँ। मालिक ने उसके पैसे लेने की हिम्मत नहीं की और हाथ मलते हुए बोला, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सचमुच नहीं चाहिए। निंगक्षी का गुस्सा भड़क उठा। धिक्कार है, मैंने कहा था कि मुझे पैसे देने हैं, मैं तुम्हें मुक्का मार दूंगी। वह उसके जीवन के सिद्धांतों को तोड़ रहा था। काफी देर बाद मालिक ने उसे कीमत बताई और वह संतुष्ट होकर पैसे देकर चली गई। मालिक ने मेज पर रखे पैसे देखे और कांप उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच पैसे दे देगी। सौभाग्यवश दुकान से बाहर आने पर निंगक्षी को एक टैक्सी दिखी और उसने उसे सीधे अपने गंतव्य तक जाने के लिए रोक लिया। उसने आंखें बंद करके थोड़ी देर आराम किया। तभी उसे कार के पिछले हिस्से से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। कार को पीछे से किसी चीज ने जोर से टक्कर मारी थी। फिलाडेल्फिया में रहने वाले लोगों में अक्सर मुसीबत मोल लेने की प्रवृत्ति होती है। ड्राइवर को जब एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपनी टैक्सी छोड़कर भाग गया। निंगक्षी जल्दी से उसके पीछे पीछे कार से बाहर निकली। उसे लगा कि कोई दंगा या डकैती हो रही है, लेकिन जब टैक्सी को टक्कर मारने वाली कार से 4 आदमी बाहर निकले और उसे घेर लिया तो उसे एहसास हुआ कि मामला कुछ और ही है। ये जानलेवा स्थिति थी। निंगक्षी ने सहज ही अपना हाथ कमर पर रखी बंदूक की ओर बढ़ाया। क्या हुआ? वे उसके लिए यहाँ थे। उसने इन गोरे आदमियों को पहले कभी नहीं देखा था और उसे याद नहीं कि यहाँ आते हुए किसी ने कोई परेशानी खड़ी की हो। ये उसके पुराने दुश्मन तो हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि दिन में उनमें से कोई भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अपनी बंदूक नीचे रख दो। काली बिना आस्तीन की कमीज पहने नेता ने उसे घृणा से देखा और बोला, जल्दी करो। उस आदमी को पता था कि उसका निशाना सही है और वह उसकी बंदूक से सावधान था। फिर उसने चेतावनी देने के लिए उसके पैर के पास गोली चला दी। अन्य 3 पुरुष उसे ध्यान से देख रहे थे और किसी भी अचानक हरकत पर नजर रख रहे थे। धमाक! निंगक्षी के पैर के पास जमीन से धूल उठी। निंगक्षी समझ गई कि वह पूरी तरह से नुकसान में है और उसके पास जवाबी कार्रवाई करने का कोई साधन नहीं है, इसलिए उसने अपने दांत बींचे और अपनी बंदूक फेंक दी। नेता ने राहत की सांस ली, फिर एक क्रूर भाव प्रकट किया। तू चुड़ैल, तूने मेरे भाइयों को मार डाला। मैं आज उनसे बदला लूंगा। मैंने तुम्हारे भाइयों को मार डाला? वे कौन हैं? क्या तुम गलत हो? निंगक्षी उलझन में थी और उसने उनसे और बात करने की कोशिश की ताकि वह आसपास के माहौल का जायजा ले सके। वह आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। बकवास बंद करो, हाथ ऊपर करो और धीरे से आओ। अचानक निंगक्षी ने एक पुलिस कार को गुजरते देखा और उसे बहुत खुशी हुई। चाहे ये लोग कितने भी खूंखार क्यों न हों, वे पुलिस का विरोध करने की हिम्मत नहीं करते। जैसे ही वह मदद के लिए पुकारने वाली थी, पुलिस की गाड़ी सीधे उनके पास आ पहुंची। वर्दीधारी पुलिस वाले मुस्कुराते हुए उनके पास आए और नेता के साथ पूरी दोस्ती का व्यवहार किया। क्या चल रहा है बंधु? ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ निजी मामला है। कृपया मेरी मदद करें ताकि मैं ध्यान रख सकूं और किसी को भी यहाँ पास न आने दूं। हम किसी भी निर्दोष को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। जरूर, कोई बात नहीं। निंगक्षी पुलिस की गाड़ी को जाते हुए निराशा से देखती रही। न सिर्फ वह बच नहीं पाई, बल्कि उसके भागने का रास्ता भी बंद कर दिया गया था।
अरे वाह, ऐसा लग रहा था कि ये लोग बहुत प्रभावशाली थे। अध्याय 636। क्या तुम शैतान की औरत हो? अध्याय 636। क्या तुम शैतान की औरत हो? नेता अधीर हो गया। उसे लगा कि अब उसके पास हमला करने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसने अपने आदमियों को उसे पकड़ने का इशारा किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, 3 गोलियां चलीं। धमाक धमाक धमाक। एक ही सेकंड में 3 आदमी नीचे गिर गए। नेता ने अपने आदमियों की ओर देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने देखा कि निंगशी के हाथ में एक बंदूक थी जिसमें से धुआं निकल रहा था और वह अब उसके सिर पर निशाना साध रही थी। तुमने अपनी बंदूक फेंक दी ना? आदमी ने अविश्वास से जमीन पर पड़ी बंदूक को देखा। वह अभी भी वहीं पड़ी थी। निंगशी ने आंखें घुमाई मानो किसी बेवकूफ को देख रही हो। तुम्हें किसने बताया कि मेरे पास सिर्फ एक ही बंदूक है? उसने 2 खरीदे थे। नेता क्रोधित हो गया और उसने शाप दिया, भाड़ में जाओ। तुम चालाक एशियाई हो, तुम बहुत ही मूर्ख हो। निंगशी ने उस पर व्यंग्य किया। तुम्हें क्या लगता है कि कौन ज्यादा तेज है, तुम या मैं? आदमी का हाथ कांप रहा था और उसके माथे से पसीना गिरने लगा। अगर वह एक सामान्य महिला होती तो उसे डर नहीं लगता, लेकिन अब वह जानता था कि यह तांगशी थी। अफवाह ये थी कि शैतान के आसपास के लोगों में उसकी बंदूक चलाने की क्षमता सबसे अच्छी थी। उसने उस आदमी के तनाव का फायदा उठाया और मौका मिलते ही गोली चला दी। धमाका। उस आदमी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। गोली उसके कंधे पर लगने से बच गई और उसकी बंदूक जमीन पर गिर गई। उसके लिए भागने के लिए इतना ही काफी था। वह अब वहां और नहीं रहना चाहती थी और बस वहां से निकल जाना चाहती थी। अचानक कई कदमों की आवाज सुनाई दी। दर्जनों हथियारबंद लोगों ने उसे घेर लिया। जिस नेता को गोली मारी गई थी वह अब सहजता से मुस्कुरा रहा था और सम्मानपूर्वक नीली आंखों वाले एक गोरे आदमी की ओर बढ़ा और बोला, बॉस। नीली आंखों वाला वह आदमी यहाँ सबका नेता लग रहा था। उसने भावशून्य होकर तीनों लाशों और अपने घायल गुर्गे को देखा। उस आदमी की त्वचा गोरी थी, नाक लंबी थी, आंखें नीली और बाल लंबे सुनहरे थे, लेकिन उसके कान थोड़े अजीब लग रहे थे। तेज हवा चली और निंगशी ने उसे साफ देख लिया। उस आदमी के कान नहीं थे। फिर उस आदमी ने बेबस निंगशी को एक डरावनी नजर से देखा। उसने अपनी विकृत अभिव्यक्ति से मेल खाते स्वर में ताना मारा, भागो, भागती क्यों नहीं? तुम चीनी लोगों में कोई कहावत नहीं होती, तुम स्वर्ग का रास्ता नहीं अपनाती, फिर भी दरवाजे विहीन नर्क में घुस जाती हो। निंगशी ने अपने आसपास के सभी पुरुषों को देखते हुए खुद को कोसा। आखिर उन्हें क्या हो गया था? क्या उन्होंने इतने सारे आदमियों को सिर्फ उसे पकड़ने के लिए तैयार किया था? क्या उन्हें लगा कि वे किसी गुंडे से लड़ रहे हैं या ऐसा ही कुछ? फिलाडेल्फिया उनका पुराना ठिकाना था, लेकिन उनकी मुख्य सेनाएं किसी और शहर में चली गईं। ऐसा लग रहा था जैसे अब इस जगह पर नीली आंखों वाले गोरे आदमी का कब्जा हो गया हो। वह अब जाल में फंसे चूहे की तरह थी जिसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह क्या कर सकती थी? वह सोच ही रही थी कि गोरा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और उसे ख्याली निगाहों से देखने लगा। तो तुम शैतान की औरत हो? अध्याय 637। स्वाद लीजिए। अध्याय 637। स्वाद लीजिए। जब उसने सुना कि उसने क्या कहा तो उसके दिमाग में केवल एक ही शब्द आया, शट अप। वो तो बस एक मामूली सी लड़की थी। वो अकेले इतने सारे लोगों को कैसे आकर्षित कर सकती थी? अब अपराधी साफ था। नहीं, निंगशी ने तुरंत जवाब दिया। उस आदमी ने उसे ठंडी मुस्कान दी और उसकी ठुड्डी पर चुटकी ली। नहीं, उसने हमारी दोस्ती तुम्हारी वजह से तोड़ दी। मेरे कान भी उसके आदमी तांगे की वजह से ही कटे हैं। इस आदमी के कान पहले वरिष्ठ भाई ने काटे थे। उस आदमी की कड़वी बातें सुनकर निंगशी को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसे याद आया कि पिछली बार जब वह यहाँ आई थी तब लू टिंगजियाओ को ढूंढते हुए उसे उस वीरान शस्त्रागार में लोगों का सामना हुआ था। एनी के संदेश से उसे पता चला कि ये लोग संगठन के साथ गठबंधन में थे, लेकिन इस घटना के कारण ये रिश्ता टूट गया। जब निंगशी को एहसास हुआ कि क्या हुआ है तो उसके चेहरे पर अधिक गंभीरता आ गई। अगर वह जो सोच रही थी वह सच था तो वह यहीं मर जाएगी। यहाँ शैतान के साथ अपने रिश्ते से इनकार करने का कोई फायदा नहीं था। उसने इस आदमी के गुलाम को मार डाला था और वह उसे कभी जाने नहीं देगा। वह आदमी औरत है ना? मैं भी चखना चाहूंगा। कानविहीन आदमी ने अपनी उंगली उसकी गर्दन पर घसीटते हुए उसकी त्वचा को कामुक अंदाज में रगड़ा, जिससे निंगशी को घृणा हुई। परावर्तित प्रकाश की एक चमक के साथ उस आदमी ने एक खंजर से निंगशी की कमीज को उसके कॉलर के ऊपर से चीर दिया। निंगशी का कोट और भीतरी कमीज कट गए और उसकी गोरी त्वचा नंगी हो गई। ये दृश्य उसके नग्न होने से भी अधिक मोहक था और सभी पुरुष उसे भावुकता से देख रहे थे। निंगशी उन्हें देखकर ही समझ गई कि वे क्या सोच रहे हैं। वह घिरी हुई थी, उसकी इकलौती बंदूक उससे छीन ली गई थी और उसके पास खुद को बचाने का कोई जरिया नहीं था। वह वैसे भी मर ही जाएगी, इसलिए कोशिश तो करनी ही चाहिए। जब वे लोग उसे विचलित होकर देख रहे थे तो उसने उस आदमी की कमर पर लात मार दी। धमाक। एक गोली सीधे उसकी जांघ में जा लगी और वह दर्द से चिल्ला उठी। उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और इसे अपने शरीर के अंदरूनी अंगों में प्रवेश करने से बचा लिया। आदमी ने शर्मिंदा होकर अपनी कमर को ढक लिया। तुम सचमुच मरना चाहते हो? सारी बंदूकें अभी उसी पर तान दी गई थीं। जैसे ही वह आदमी इशारा करेगा वह मर जाएगी। निंगशी ने उन्हें ठंडी नजरों से देखा। हाँ, वह तो मरना ही पसंद करेगी। आदमी को समझ आ गया कि वह क्या सोच रही है और उसने उसके बाल पकड़ लिए और गुर्राते हुए कहा, तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगी। पूरा फिलाडेल्फिया पहले से ही उसके नियंत्रण में था। वह यहाँ का राजा था। हालांकि शैतान इस समय जो मुसीबत झेल रहा है उसकी वजह से शायद वह यहाँ न आ पाए, लेकिन अगर वह आ भी गया तो यहीं मर जाएगा। कोई भी इस औरत को भागने में मदद करने की उम्मीद नहीं कर सकता था।
उस आदमी की निगाहों ने निंगशी को बेचैन कर दिया, साथ ही उसकी कामुक निगाहों से उसे घृणा और तिरस्कार का एहसास भी हुआ। कुछ गाड़ियां वहां से गुजरीं और ड्राइवरों ने ये देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, क्योंकि सड़क जाम हो गई थी। लेकिन जो कुछ हुआ था उसे देखकर उनके चेहरे पीले पड़ गए। डर के मारे उन्होंने निंगशी के मदद के इशारे को नजरअंदाज कर दिया और जितनी जल्दी हो सके भाग गए। मदद के लिए उसके संकेत कई बार विफल होने के बाद निंगशी ने यह उम्मीद छोड़ दी कि कोई राहगीर उसे बचा लेगा। अध्याय 638 ये रोमांटिक दुर्भाग्य कैसे है। अध्याय 638 ये रोमांटिक दुर्भाग्य कैसे है। क्या तुम अब भी उम्मीद कर रहे हो कि कोई आएगा और तुम्हें बचाएगा? उस आदमी ने निंगशी को अपने शिकार की तरह देखते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मजाक किया। पूरा फिलाडेल्फिया अब हमारे नियंत्रण में है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अब हार मान लो। अब तुम्हारी जो भी उम्मीद है वह बाद में तुम्हारी निराशा को और बढ़ा देगी। उस आदमी ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ निंगशी से कहा। चूंकि उसकी जीने की इच्छा समाप्त हो रही थी, इसलिए उसके लिए मृत्यु की तलाश करना आसान था। निंगशी पर दर्जनों बंदूकें तान दी गईं और वह कल्पना करने लगी कि जैसे ही वह आदमी इशारा करेगा उसके शरीर में कितने सारे छेद हो जाएंगे। वह आदमी चूहे को पकड़ने वाली बिल्ली की तरह निश्चिंत था। निंगशी उसके हाथों में एक आसान शिकार थी जिसे वह तभी खाएगा जब उससे खेलते खेलते ऊब जाएगा। छोटी बच्ची, निश्चिंत रहो, हम तुम्हें जल्दी नहीं मारेंगे। हम तुम्हें तभी तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे जब हम तुम्हारे साथ मजा कर चुके होंगे। अभी तो हमारा खेल शुरू हुआ है। निंगशी ने जरा भी डर नहीं दिखाया और बेहद शांत व्यवहार किया, जिससे वह आदमी दुखी हो गया। वह निंगशी को उससे माफी मांगते देखना चाहता था। अचानक निंगशी ने अपनी ताकत जुटाई और उस आदमी की पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष किया। उसने उसे धक्का दिया और फिर लंगड़ाते हुए भाग गई। निंगशी की जांघ में गोली लगी थी, इसलिए वह अपनी इच्छा से धीमी गति से भाग रही थी और उसके घाव से खून बह रहा था। टकराना। उसके पीछे से एक और गोली चलाई गई। गोली निंगशी के सामने जमीन से टकराई, जिससे चट्टानों और रेत का एक तूफान पैदा हो गया। निंगशी ने अपने दांत भींच लिए और ऐसे आगे बढ़ी जैसे उसे मौत का डर ही न हो। उस आदमी ने अपने दाहिने हाथ से बंदूक पकड़ी, जिससे अभी भी धुआं निकल रहा था। उसने कड़वाहट से कहा, तुम्हें गोली चलाने की इजाजत किसने दी? मरे हुए चूहे से खेलने में कोई मजा नहीं है, और आज मेरे पास बहुत समय है। बॉस, मैं समझ गया, मेरी गलती। जिस गुर्गे ने अभी गोली चलाई थी उसने डरते हुए सिर हिलाया। जब वे महिला की लड़खड़ाती हुई आकृति को दूर जाते हुए देख रहे थे तो आदमी ने धैर्यपूर्वक उसे पुकारा, छोटी बच्ची, भागो। इस तरह से यह अधिक मजेदार है। कितना रोमांचक है। हा 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 हा। उस आदमी की कान फाड़ देने वाली पागलों जैसी हंसी निंगशी को परेशान कर रही थी, जो हवा में गूंज रही थी। कुछ देर बाद निंगशी का दाहिना पैर सुन्न होने लगा और उसकी गति और भी धीमी हो गई। उसने मुड़कर अपने कंधे के ऊपर देखा, लेकिन अब उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जल्द ही रात हो गई। तारों ने आसमान को ढक लिया और चांद चमकने लगा। निंगशी ने बस अपनी कमीज की एक पट्टी से अपने पैर पर पट्टी बांधी और खुद ही बड़ी मुश्किल से गोली निकाल ली, लेकिन दर्द अभी भी बना हुआ था। हालांकि पहले की तुलना में अब दर्द सहने लायक हो गया था। कम से कम इसके बाद भी उसका पैर काम तो कर पाएगा। निंगशी खुद पर जोर से हंसी। उसे अभी भी यही चिंता थी कि क्या उसका पैर ठीक से काम कर पाएगा, जबकि उसे ये भी नहीं पता था कि वह फिलाडेल्फिया से जिंदा बाहर निकल पाएगी भी या नहीं। उसे सच में पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन वह ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसे पहले से ही लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन यह उसकी अपेक्षा से 100 गुना अधिक बुरा था। उसका रोमांटिक दुर्भाग्य मौत के जाल में कैसे बदल गया। केवल वे लोग जो सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर देते हैं उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता, लेकिन अब वह डरी हुई थी। उसे डर था कि वह मर जाएगी। अध्याय 639 अपने आप हमारे पास आओ। अध्याय 639 अपने आप हमारे पास आओ। उसे लिटिल ट्रेजर और बॉस की भी याद आती थी। निंगशी ने गहरी सांस ली और खुद को गले लगा लिया। फिलाडेल्फिया में सर्द सर्दियों की रात थी। निंगशी असहाय और अकेली लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी दृढ़ निश्चय था। वह आदमी फिलाडेल्फिया का शासक बनकर रह गया, ये सोचकर कि उससे कुछ भी नहीं बच सकता। वह उसे एक डरी हुई चूहा समझता था, जबकि वह खुद बिल्ली था, यहाँ तक कि उसे जानबूझकर जाने भी देता था। वह जानती थी कि भले ही वह अभी बच निकली हो, लेकिन उसकी जान अभी भी खतरे में है। वह अभी रुककर अपनी उपलब्धियों पर आराम नहीं कर सकती थी। निंगशी ने अपनी थकान और भूख को सहन किया और खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराने के बारे में सोचा, लेकिन उस व्यक्ति का फिलाडेल्फिया पुलिस विभाग से संबंध था, इसलिए उसे सावधानी से काम करना पड़ा। चाहे वह चूहा हो या न हो, उसे जितनी देर हो सके टिके रहना था। आखिरकार किसी को क्या पता कि कब कोई चमत्कार हो जाए। रात शांत थी और सड़कों पर कोई नहीं था, बस कभी कभार कुछ गाड़ियां गुजरती थीं। यह एक संयोग हो सकता है, लेकिन जब भी निंगशी मदद के लिए उनके पास जाने की कोशिश करती, गाड़ियां तेज हो जाती और फिर तेजी से गायब हो जाती। निंगशी इधर उधर यूं ही घूम रही थी, तभी अचानक उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। वह सहज ही उस उजाले वाले इलाके की ओर चल पड़ी। उसने खुद को एक विशाल चौक में पाया। निंगशी रुक गई। चौक के बीच में वह आदमी और उसके लोग थे। निंगशी को देखकर वह आदमी भी हैरान रह गया। उसने हंसते हुए कहा, छोटी बच्ची, मैं तो तुम्हें और भी निराशा में डालने की सोच रहा था, लेकिन तुम और इंतजार नहीं कर सकी और खुद ही हमारे पास आ गई। मैं तो बस अपने लोगों को तुम्हें ढूंढने के लिए भेजने ही वाला था। यह आदमी निंगशी को कभी भागने नहीं देगा। उसने उसे ढूंढने के लिए इलाके में हथियारबंद आदमी तैनात कर रखे थे, लेकिन अब वह यहाँ थी।
निंगशी उस समय शांत थी, मानो वह खुद को उनके सामने समर्पित कर रही हो। कानविहीन आदमी उसके पास आया और उसके बाल पकड़कर उसे चौक से बाहर ले गया। फिलाडेल्फिया की आधी रात में चारों ओर सन्नाटा था। इस आदमी और उसके लोगों के अलावा वहां कोई नहीं था। छोटी बच्ची, अधीर मत हो, मैं अभी यहीं उनके सामने तुम्हारे साथ सेक्स करूंगा। क्या ये रोमांचक नहीं है? आदमी ने जोर देकर कहा। उसकी आंखें उसे किसी दुष्ट सांप की तरह देख रही थीं। उसके सभी आदमियों ने उसे गंदी निगाहों से देखा और वे एक साथ क्रूरता से हंसे। बेबी, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम सच में मुझे अच्छा महसूस कराओगी तो शायद, बस शायद, मैं तुम्हें जीने दूंगा। तुम क्या सोचती हो? उस आदमी ने अपने सूखे होंठ चाटे और निंगशी के करीब आने लगा। इससे पहले कि निंगशी कुछ कह पाती, मोटरों की गर्जना की आवाजें करीब आ गईं। उनके सामने काली कारों की एक पंक्ति तेज गति से चलती हुई दिखाई दी। बॉस, वे हमारे लोग नहीं हैं, सशस्त्र व्यक्तियों में से एक ने चेतावनी दी। उस आदमी ने उदासीनता से सिर हिलाया, क्योंकि वह वास्तव में कुछ कारों को अपने लिए खतरा नहीं मानता था। अध्याय 640। हमेशा यहीं रहो। अध्याय 640। हमेशा यहीं रहो। कार के दरवाजे खुल गए और काले सूट पहने कई दर्जन लोग बाहर निकले। उनका नेता एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो सभी पर नजर रखता था और उसकी नजर ऑगस्टीन पर टिकी रहती थी। मिस्टर ऑगस्टाइन, मुझे लगता है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया है जिसे आपको नहीं पकड़ना चाहिए था, और आपने कुछ ऐसा किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ऑगस्टाइन की ओर सिर हिलाते हुए कहा। बॉस, वे शैतान के आदमी हैं, एक आदमी ने घबराए हुए स्वर में ऑगस्टीन से फुसफुसाया। ऑगस्टीन को याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। उसने पहचान लिया कि यह आदमी वही है जिसे उसने पहले भी शैतान के पास देखा था। उसकी याददाश्त के अनुसार यह आदमी एक रणनीतिज्ञ था जो बातचीत के लिए जिम्मेदार था। ओह, मुझे याद है, आप फेंग जिन हैं। ऑगस्टीन ने अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा और ठंडी मुस्कान दी। आप सही कह रहे हैं, मिस्टर ऑगस्टीन, फेंग जिन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। हा, दिलचस्प है। तो शैतान ने खुद यहाँ आने की हिम्मत नहीं की। मेरे साथ बात करने के लिए एक कुत्ते को भेज रहा है। उसने निंगशी के बालों को जोर से खींचते हुए उस आदमी को उकसाने की कोशिश की। मिस्टर ऑगस्टीन, मुझे लगता है कि आप गलत हैं। मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ कि अगर आपने तांगशी को अभी नहीं जाने दिया तो परिणाम भयानक होंगे। ऑगस्टीन फेंग जिन की बात सुनकर हंस पड़ा। अब पूरा फिलाडेल्फिया उसका इलाका था और वह फिलाडेल्फिया की पूरी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर सकता था, सिर्फ ये दर्जन भर लोग ही नहीं। अगर शैतान भी यहाँ होता तो भी वह मर चुका होता। अचानक ऑगस्टीन के चेहरे पर उदासी छा गई। तुम मुझसे बात करने की हालत में नहीं हो, लेकिन चूंकि तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारा स्वागत करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हो। जैसे ही ऑगस्टीन ने अपना वाक्य पूरा किया, सैकड़ों बंदूकें फेंग जिन पर निशाना साधने लगीं। फेंग जिन ने शांत भाव से कहा, चूंकि आप मेरी सलाह नहीं मान रहे हैं श्रीमान ऑगस्टाइन, तो कृपया परिणाम स्वीकार करें। जब उसकी बात खत्म हुई तो वह सभी बंदूकों को नजरअंदाज करते हुए उनसे दूर चला गया। अगले ही पल एक दर्जन काली कारें चारों ओर दिखाई देने लगीं, जिन्होंने भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। ऑगस्टीन अचानक चौंक गया और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन फिर वह शांत हो गया। वह हंसा। क्या शैतान यही कर सकता है? तुम सिर्फ इन चंद लोगों और पूरे फिलाडेल्फिया के साथ मेरा सामना करना चाहते हो? ऑगस्टीन ने फोन किया और संक्षेप में निर्देश दिया, करो। पास में ही पुलिस सायरन बज रहा था। सायरन ने रात का सन्नाटा तोड़ा। पुलिस की कारों की संख्या फेंग जिन द्वारा लाई गई कारों की संख्या से लगभग दोगुनी थी। हा, तुम लोग बढ़िया शिकार हो। फिलाडेल्फिया पुलिस विभाग तुम लोगों की जांच करने में दिलचस्पी रखता था। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अगर शैतान भी यहाँ खुद आए तो उसे यहीं मरना होगा। सैकड़ों हथियारबंद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें घेर लिया था। सभी खूंखार लग रहे थे। पुलिस बल ने फेंग जिन और उसके आदमियों को कसकर घेर रखा था। वर्दीधारी अधिकारियों की संख्या को देखते हुए शायद ये फिलाडेल्फिया का पूरा पुलिस बल था। अध्याय 641। शैतान को भी आज्ञाकारी रूप से आदेशों का पालन करना पड़ता है। अध्याय 641। शैतान को भी आज्ञाकारी रूप से आदेशों का पालन करना पड़ता है। ऑगस्टीन के चेहरे पर पागलपन की एक झलक उभर आई। उसने पहले ही कह दिया था कि वह उसी क्षण फिलाडेल्फिया का राजा है। शैतान के कुत्ते की तो बात ही छोड़ो, अगर शैतान खुद यहाँ प्रकट भी हो जाए तो उसे फिलाडेल्फिया में ही मरना पड़ेगा। फेंग जिन ने पुलिस की गाड़ियों को देखा जिन्होंने उन्हें घेर रखा था। गाड़ियों के दरवाजे खुले थे और पुलिस की बंदूकें कार की मुड़ी हुई खिड़कियों से उसके गिरोह पर तान दी गई थीं। बाकी पुलिस बल ने दंगारोधी ढालें उठा लीं और भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए और फेंग जिन और उसके गिरोह का सफाया करने की पूरी योजना को अंजाम दिया। हा, ये सब शैतान के लोग हैं। ये आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो तुम इन सबको मार क्यों नहीं देते? ऑगस्टीन ने अपने पीछे खड़े हटे कट्टे आदमी की ओर इशारा किया। वह आदमी समझ गया और उसने तुरंत फेंग जिन की ओर देखा जो घिरी हुई भीड़ में से था और ट्रिगर खींच दिया। बाम! अचानक पूरे चौक में एक तेज आवाज गूंज उठी। सबको हैरानी इस बात से हुई कि जिस फेंग जिन को शुरू में गोली मारी जानी थी उसे जरा भी चोट नहीं आई, बल्कि ऑगस्टीन के पीछे खड़े हटे कट्टे आदमी के सिर में गोली लगी और उसके सिर के छेद से खून बह रहा था। ठीक उसी तरह उस आदमी का अकड़ता हुआ शरीर जमीन पर गिर पड़ा। एक स्नाइपर। ऑगस्टीन और उसके बगल में खड़े पुलिस प्रमुख के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। उनके पास असल में स्नाइपर्स हैं। ऑगस्टीन गुस्से से भड़क उठा। स्नाइपर्स से बचना बहुत मुश्किल था। किसे पता था कि फेंग जिन ने अंधेरे कोनों में स्नाइपर्स के साथ घात लगाने की योजना बनाई थी।
कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने निडर थे। पुलिस प्रमुख ने अपना मुंह खोला जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। हालांकि उसी समय एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद सभी के कान के पर्दे गूंज उठे और वहां एक गहरी खामोशी छा गई। क्या हो रहा है? पुलिस की कई गाड़ियां जोरदार हमले से चकनाचूर हो गईं। जब ऑगस्टीन और बाकी लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें एक सैन्य टैंक दिखाई दिया। ये कौन सा सैन्य टैंक है? पुलिस प्रमुख का मुंह अविश्वास से खुला रह गया। उस टैंक के ऊपर कई मशीनगनें थीं और उसके पीछे तरह तरह की तोपों से लैस हथियारबंद जवान खड़े थे। एक नजर में ही वे वाकई एक आम सेना जैसे लग रहे थे। हे भगवान, ये शैतान ही होगा। इस टैंक को नष्ट कर दो। ऑगस्टीन गुस्से से चिल्लाया। उसे पूरा यकीन था कि उस सशस्त्र टैंक में शैतान जरूर है। धमाका, धमाका, धमाका। ऑगस्टाइन के आदेश के बाद एक दहाड़े सुनाई देने लगीं। सबकी भयभीत निगाहों के नीचे हर एक उग्रवादी टैंक धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखते ही देखते वे एक पहाड़ की तरह ढेर हो गए। प्रत्येक टैंक के ऊपर 2 पूरी तरह से सुसज्जित सैनिकों द्वारा संचालित भयानक मशीनगनें रखी हुई थीं। श्री ऑगस्टीन, पहले किसी ने कहा था कि आप सभी परिणाम स्वयं अपने ऊपर ले लेंगे। फैंग जिन ने ऑगस्टीन की ओर देखा और बहुत विनम्रता से कहा, तुम यही मान रहे हो? ऑगस्टीन गुस्से से चिल्लाया। तभी ऑगस्टीन के आदेश पर उसके पीछे खड़े एक आदमी ने फैंग जिन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। हालांकि इससे पहले कि वह ट्रिगर दबा पाता, एक स्नाइपर ने उस व्यक्ति को मार गिराया। मिस्टर ऑगस्टीन, मैं आपकी अनिच्छा और गुस्से को समझता हूँ, लेकिन मुझे सीधे सादे होने के लिए माफ कर दीजिए। आप चींटी से ज्यादा अलग नहीं हैं। आप यहाँ किसी को नहीं मार पाएंगे। फैंग जिन ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। अपनी जान तक लड़ो, चिंता मत करो। इस चुड़ैल के मेरे हाथों में होने से शैतान भी मेरी आज्ञा का पालन करेगा। ऑगस्टीन ने क्रूरता से कहा, हालांकि उसके पास कोई योजना नहीं थी। अचानक उनके ऊपर का आकाश घास काटने वाली मशीन की आवाज से गूंजने लगा। ऑगस्टीन और पुलिस प्रमुख ने ऊपर देखा तो वे इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर दंग रह गए। अध्याय 642, क्या तुम मुझे याद करती हो, मेरे प्रिय? अध्याय 642, क्या तुम मुझे याद करती हो, मेरे प्रिय? कई हेलीकॉप्टर उनके सिर के ऊपर चक्कर लगा रहे थे और 1 सेकंड से भी कम समय में काले कपड़े पहने तांग ये तेजी से नीचे उतरा। हे भगवान, तांग ये! ऑगस्टीन खुद को रोक नहीं पाया और जोर से गालियां देने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तांग ये खुद आएगी। इससे पहले कि ऑगस्टीन अपना श्राप पूरा कर पाता, तांग ये के पीछे जो व्यक्ति था वह वास्तव में फैंग शियाजियाओ था। ऑगस्टीन और उसके बगल में खड़ा पुलिस प्रमुख दोनों कांपने लगे। पुलिस प्रमुख को पहले से ही पता था कि शैतान से पंगा नहीं लिया जा सकता और आज रात तो अफवाहों की पुष्टि हो ही जाएगी। सैन्य टैंक, हेलीकॉप्टर, उसके पास लगभग एक पूरी तरह से संगठित सेना थी। ये कैसी सेना थी? तांग ये और फैंग शियाजियाओ को भी समीकरण में शामिल करें। उनमें से कौन डराने वाला व्यक्ति नहीं था? और अब ये सभी लोग अप्रत्याशित रूप से एक साथ प्रकट हो गए थे। ऑगस्टीन ने जिस व्यक्ति को पकड़ा था वह वास्तव में कौन थी? बहुत जल्दी ही सैन्य टैंक एक तरफ हट गए और एक बिना नंबर वाली चांदी की कार वहां आ गई। ये छोटी कार पुरानी लग रही थी और क्लासिक मॉडल की लग रही थी। कार पर धूल की परतें जमी हुई थीं और यह बहुत गंदी लग रही थी। ऐसे युद्ध के मैदान में इसे चलाना बहुत अजीब लग रहा था। सभी की चौकस निगाहों के नीचे तांग ये ग्रे कार के पास गई और खुद दरवाजा खोला, जबकि फैंग जिन, फैंग शियाक्सियाओ और बाकी सभी लोग कार के पास सम्मानपूर्वक इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सभी लोग कार की अजीब शक्ल देखकर भ्रमित हुए, एक आदमी उस जर्जर कार से बाहर निकला। वे चांदी के रंग के बालों वाले एक आदमी को देख सकते थे जो रात की हवा में मानो जीवन से सराबोर तैर रहा था। उसकी एक आंख पर एक हल्की सी लंबी लट थी जो उसे ढंक रही थी, जबकि दूसरी आंख पर हल्के भूरे रंग का एक तालाब था जिससे दुश्मनी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। निंगशी ने जब चांदी के बालों वाले उस आदमी को अपने पास ही देखा तो वह अनायास ही सिहर उठी। वह कुछ विचलित सी लग रही थी। उसे लग रहा था कि उसे कोई भ्रम हो रहा है। अप्रत्याशित रूप से ये कैसे हो सकता है? शैतान! जैसे ही उसने उस आदमी को देखा, ऑगस्टीन का चेहरा पीला पड़ गया, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। बहुत कम लोगों ने शैतान को व्यक्तिगत रूप से देखा था, लेकिन वे उसके विशिष्ट चांदी के बालों को पहचानते थे। ऑगस्टीन ने मन ही मन सोचा, पागलपन! ये सब पागल हैं। सबकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए शैतान ने जलडमरू मध्य छोड़कर फिलाडेल्फिया जाने की हिम्मत की और इतनी बड़ी सेना जुटाकर सिर्फ एक औरत के लिए इतना हंगामा मचा दिया। भले ही इस आदमी को रात का राजा की उपाधि मिली हो, लेकिन वह थोड़ा ज्यादा ही घमंडी था। अपनी ही कब्र खोद रहा था। शैतान, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मत भूलना कि मैं कौन हूँ। ऑगस्टीन इतना डरा हुआ लग रहा था मानो लूसीफर खुद उसके सामने आ गया हो। जैसे ही वह आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, उसके माथे से ठंडा पसीना झरने की तरह बहने लगा और वह अपने आदमियों पर गुस्से से चिल्लाया, गोली मारो, गोली मारो, इसे मार डालो। फिर भी उस काली भीड़ का सामना करते हुए चांदी के बालों वाला वह आदमी ऐसे व्यवहार कर रहा था मानो वह किसी अनजान जगह पर आ गया हो। उसकी धुंधली आंखें खाली थीं, उनमें कुछ भी नहीं था और न ही उसे किसी चीज की परवाह थी। जहां तक ऑगस्टीन का सवाल है, चांदी के बालों वाला वह आदमी आते ही उसके आदमी पीछे हटने लगे थे। हालांकि उनके हाथों में भारी तोपें थीं, फिर भी उन पर बंदूकों का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वे उस पर नजर डालने की भी हिम्मत नहीं कर पाए। गोली चलाने की तो बात ही छोड़िए, अचानक पूरा इलाका रक्षात्मक हो गया। उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगले ही पल यह आदमी ऑगस्टीन को राख में मिला देगा, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह चांदी के बालों वाला आदमी ऐसे चेहरे के भाव के साथ उसके पास से गुजरेगा मानो उसने ऑगस्टीन को देखा ही न हो।
वह सीधा अपने पीछे खड़ी लड़की के पास चला गया। वह स्थिर खड़ा रहा, फिर धीरे से अपनी ठुड्डी लड़की के कंधे पर रख दी और पीछे से उसकी कमर में बाहें डाल दी। वह बहुत ही चंचल अंदाज में बोला, मेरी याद आती है मेरी प्यारी। अध्याय 643। उसे सही सजा मिली कि छोटी बहन भाग गई। अध्याय 643। उसे सही सजा मिली कि छोटी बहन भाग गई। ऑगस्टीन, तांग ये, फेंग शियाक्सियाओ और फेंग जिन अवाक थे। वास्तव में जो लोग शुरू में तनावग्रस्त थे और लड़ने के लिए तैयार थे, वे अवाक रह गए। भाई, ये जगह तो बारूद से लबालब भरी हुई है। अपना प्यार जाहिर करने से पहले क्या तुम इस मौके पर एक नजर डाल सकते हो? निंगशी को अपने पीछे बस एक लंबी परछाई का एहसास हुआ। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। नजर के कोने से उसे रात की हवा में हल्के से लहराते हुए चांदी जैसे बालों का एक गुच्छा धुंधला दिखाई दिया। हालांकि निंगशी ज्यादा देर तक उलझन में नहीं रही, क्योंकि वह आदमी किसी बड़े कुत्ते जैसा था और उसने अचानक अपना पूरा वजन उस पर डाल दिया था, जिससे उसकी घायल जांघ में हल्की सी चुभन होने लगी थी। अचानक चुभते हुए दर्द ने उसे जगाया। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, मुझे आपकी याद आ रही है अंकल। उस आदमी ने अपनी भौहें उठाईं और धीमी आवाज में बोला, हम। मेरी जान, क्या तुमने कुछ ज्यादा कह दिया? उसे उसकी याद आ रही होगी, है ना? उसने उसे चाचा क्यों कहा? हाँ, मैंने आपको अंकल कहा था। बेबी, तुम बहुत होशियार हो। तुमने मुझे सचमुच गलत तरीके से अंकल कहा। निंगशी के पास उसे चीनी भाषा की गहराई सिखाने का समय नहीं था। वह अब और खुद को रोक नहीं पाई और चिल्लाई, दूर हटो, मेरे पैर में गोली लग गई है। जब उस आदमी ने उसकी बात सुनी तो उसने आखिरकार धीरे से अपना शरीर सीधा किया और थोड़ा दूर हट गया। उसकी ठंडी निगाहें उसकी जांघ पर लगे भयानक घाव पर पड़ीं और बस इतना कहा, कितना बेकार तुम। निंगशी का शरीर पहले ही दर्द की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। खून की कमी और इस आदमी द्वारा उसके धैर्य की परीक्षा लेने के साथ उसका शरीर लड़खड़ा गया और वह लगभग बेहोश हो गई। आदमी ने लड़की के ढीले शरीर को स्थिर रखा, फिर उसे कमर से सहारा दिया। उसकी हल्की भूरी आंखें तांग ये की ओर मुड़ी और बोला, इनके साथ थोड़ा मजा करो। फिर वह निंगशी को जर्जर कार की ओर ले गया और फेंग शियाजियाओ ने उसे याद दिलाने के लिए उसका पीछा किया, ओह जूनियर बहन घायल है। ये कार बहुत जर्जर हो गई है, बस हेलीकॉप्टर ले लो। वह इतनी कमजोर नहीं है, उस आदमी ने रूखेपन से जवाब दिया और फिर लड़की को कार में बिठा दिया। उसके पीछे फेंग जियाक्सियाओ का मुंह फड़क गया और अपमानित हुआ। उफ, उसके इस ईक्यू ने उसे सही सजा दी है कि छोटी बहन किसी और के साथ भाग गई। जब तांग ये ने ये सुना तो उसने फेंग शियाजियाओ को देखने के लिए मुड़कर देखा। फेंग जियाओ के रोंगटे खड़े हो गए। क्या मैंने कुछ गलत कहा? तांग ये ने जवाब दिया, आप गलत नहीं हैं। वास्तव में आप बहुत सटीक हैं। फेंग जियाओ अवाक रह गया। उसने ऑगस्टीन और बाकी लोगों की ओर देखा। हमें इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? मजे का क्या मतलब है? क्या मजे में उन्हें मारना भी शामिल है? फेंग जिन ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। आखिरकार वे दूसरे पक्ष के आदमी हैं। अगर वे मर गए तो ये समझाना आसान नहीं होगा। उनकी जान पर रहम करो। तांग ये ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि उसकी कोई राय नहीं है। दरअसल आज तो उन्होंने पहले ही बहुत ज्यादा हंगामा मचा दिया था। अगर उन्होंने अमेरिकी सरकार को सचेत कर दिया तो नतीजे अकल्पनीय होंगे। उन्हें इसे जल्द से जल्द सुलझाना होगा। चांदी की छोटी कार के अंदर निंगशी कमजोरी से कार की सीट पर झुक गई। उसे लग रहा था कि वो किसी भी वक्त बेहोश होकर मर जाएगी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने होश संभालने के लिए अपनी आखिरी ताकत लगा दी। उसके बगल में खड़ा आदमी वॉकी टॉकी पर अंग्रेजी में बात कर रहा था। निंगशी की स्तब्ध अवस्था में वह कुछ शब्द अस्पष्ट रूप से समझ पा रही थी। अचानक उसकी नींद खुल गई और उसने पूछा, क्या तुम लोग सब कुछ स्थानांतरित करना चाहते हो? उसने सोचा कि उसने उस आदमी को ये कहते हुए सुना कि संगठन का स्थान गुप्त रूप से उजागर हो गया है, इसलिए अब उन्हें देश वाई में वापस जाना होगा। उस आदमी ने वॉकी टॉकी नीचे रख दिया और अपनी ठंडी भूरी आंखों से उसे देखा। फिर अपनी लंबी उंगलियों से उसने पहले से ही टेढ़ी हुई विग को हल्के से खींचा और धीरे से कहा, मेरी प्यारी, ये तुम लोग नहीं हो, ये हम हैं। अध्याय 644, मुझे धोखा दो। अध्याय 644, मुझे धोखा दो। जैसे ही उसकी विग उतारी गई, निंगशी के काले बाल झरने की तरह नीचे गिरने लगे और हथेली के आकार के उसके पीले चेहरे के साथ यह स्पष्ट था कि उसके पास ऐसी सुंदरता थी जो किसी के भी दिल और आत्मा को छू ले। हम। निंगशी ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में घबराहट की एक चमक आ गई। उसे लगा जैसे वह किसी जाल में फंस गई हो। उसकी आवाज एक सप्तक ऊंची हो गई, इसका मुझसे क्या लेना देना? मैं नहीं जा रही। मैं तुम्हें ये समझाने आई थी कि अब हमारा अंत हो गया है। अब से तुम अपने धूप भरे रास्ते पर चलो, मैं अपना अकेला पुल पार करूंगी। कृपया मेरे निजी मामलों में दखल देना बंद करो। उस आदमी ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा, जैसे ठहाका लगाकर हंसना चाहता हो। हाँ, खत्म। मेरी जान, तुम मेरी हो। हम कैसे खत्म हो सकते हैं? निंगशी को अपने गुस्से के बीच एड्रेनालाइन का स्तर बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। तुम्हारा सिर, तुम्हारा, ओह, अगर तुम मेरी नहीं हो तो फिर किसकी हो? लू टिंगजियाओ की। उस आदमी के आसपास का माहौल अचानक एक मंडराते खतरे से भारी हो गया। मैं किसी का नहीं हूँ। क्या मैं अपना खुद का व्यक्ति नहीं हो सकता? जाहिर है उस आदमी को ये बातें रास नहीं आईं, बल्कि उसने उसके बालों में हाथ फेरा और खतरनाक लहजे में कहा, मेरी प्यारी, मैं तुम्हें खेलने के लिए बाहर जाने दे सकता हूँ, लेकिन इस आज़ादी में मुझे धोखा देना शामिल नहीं है, इसलिए अब मैं तुम्हारी आज़ादी वापस ले रहा हूँ। धोखा? हम दोनों किसी रिश्ते में नहीं हैं।
तुम्हें पता भी है कि प्यार कैसा होता है? सच तो ये है कि मुझे नहीं पता। क्या आप मुझे सिखाएंगे? मैं तुम्हारी बहन को सिखाऊंगा। मेरी कोई बहन नहीं है। निंगशी अवाक रह गई। उसने चुप रहने और अपनी ऊर्जा बचाने का फैसला किया। वह कार की खिड़की से टिक गई और अंधेरी रात में बाहर देखने लगी। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। अगर वह अब उसके साथ चली गई तो संभव है कि वह फिर कभी वापस न आ पाए। वाशिंगटन डीसी में होटल में कल रात ड्रामा टीम ने पूरी रात पार्टी की थी। सब लोग दोपहर तक सोए रहे, फिर उठे भी नहीं। जब चालक दल के सदस्य एक साथ दोपहर का भोजन कर रहे थे तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि कोई गायब है। अरे, निंगशी क्यों नहीं आए? क्या उसने खाना खा लिया? मुझे नहीं पता। उसे फोन करके पूछो। जियांग मुये ने निंगशी को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन बात नहीं हो पाई। उसने भौहें चढ़ाईं। उसका फोन बंद है। वह कल रात हमारे पीछे बार तक तो नहीं आई थी, है ना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वह अब तक न जागी हो। पटकथा लेखक ये लिंगलोंग ने जोर से सोचा। जियांग मुये उठे और कहा, मैं ऊपर जाकर देखूंगा। जब जियांग मुये ऊपर निंगशी के कमरे में पहुंचा तो उसने काफी देर तक दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका मामला क्या है? वह हमारे साथ बाहर नहीं गई। क्या वह अकेले पार्टी करने जा सकती थी? वफादारी कहाँ है? जियांग मुये उसकी इस बात से परेशान हो गया, इसलिए उसने कंधे उचका दिए और खाना जारी रखने के लिए नीचे चला गया। दोपहर के भोजन के बाद जब उन्होंने देखा कि उनकी वापसी की उड़ान का समय नजदीक आ रहा था और निंगशी अभी भी कहीं नहीं मिली थी, तो जियांग मुये, जो पहले परेशान था, को लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। हालांकि निंगशी पार्टी करने के मामले में काफी सख्त थी, लेकिन वह आधिकारिक मामलों में देरी नहीं करती थी, खासकर काम के मामले में। ये कैसे संभव था कि वह इतनी धूमधाम से पार्टी करने के बाद वापस न लौटी? क्या हुआ? अभी भी निंगशी से संपर्क नहीं हो पा रहा है? गुओ किशेग ने पास आकर पूछा। नहीं, उससे संपर्क नहीं हो सकता। जियांग मुये ने ध्यान भटकते हुए अपने फोन की ओर देखा। गुओ किशेग ने अपनी घड़ी में समय देखा और कहा, अगर हम अभी हवाई अड्डे नहीं गए तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। जियांग मुये का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने कहा, तुम लोग पहले जाओ, मैं यहीं उसका इंतजार करूंगा। गुओ किशेग ने भौहें चढ़ाईं, मैं भी इंतजार करूंगा। पहले बाकियों को जाने दो। आखिरकार इस बार टीम का नेतृत्व वही कर रहा था और उसे समूह के सभी सदस्यों के लिए जिम्मेदार होना था। इसके साथ ही नाटक दल के अन्य सदस्य पहले घर वापस चले गए, जबकि गुओ किशेग और जियांग मुये दोनों निंगशी का इंतजार करने के लिए रुक गए। अध्याय 645। ये क्या है? मेरी आंखें। अध्याय 645। ये क्या है? मेरी आंखें। निंगशी के आने का इंतजार करते हुए गुओ किशेग और जियांग मुये दोनों ने उसे कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन निंगशी का फोन बंद रहा। तभी उन्हें चिंता होने लगी और उन्होंने होटल के रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि क्या उन्होंने निंगशी को देखा है। जब उन्हें पता चला कि किसी ने कुछ नहीं देखा है तो उन्होंने निगरानी रिकॉर्डिंग मांगी। होटल से निगरानी टेप प्राप्त करने की प्रक्रिया काफी जटिल थी और जब तक वे रिकॉर्डिंग देखते तब तक रात हो चुकी थी। निगरानी से पता चला कि निंगशी होटल पहुंचते ही अपने कमरे में लौट आई थी और रात में भी बाहर नहीं गई थी। वह अगले दिन सुबह ही निकली थी। उसके बाद से अब तक वापस नहीं आई। क्या हो रहा है? वह कहाँ गई थी कि अभी तक वापस नहीं आई? जियांग मुये की भौहें तन गईं। निगरानी के दौरान उसने जिस तरह के कपड़े पहने थे उससे ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मौज मस्ती के लिए बाहर गई थी। इसके अलावा जब वह निकली तो अभी भी सुबह काफी जल्दी थी। गुओ किशेग चिंतित भाव से इधर उधर टहल रहा था। यहाँ अमेरिका में ज्यादा सुरक्षा नहीं है। हालांकि डीसी बहुत बुरा नहीं है, लेकिन उपनगरों को शांतिपूर्ण नहीं माना जाता। क्या निंगशी डीसी छोड़कर जा चुकी होगी? क्या उसने तुम्हें बताया था कि वह आज कहाँ जा रही है? जियांग मुये ने सिर हिलाया। उसने कुछ नहीं कहा। मैं उसे बार तक नहीं खींच पाया क्योंकि उसने कहा था कि वह सोना चाहती है। दोपहर से ही दोनों उसे ढूंढने लगे। हालांकि उस रात तक निंगशी का कोई पता नहीं चला। उसी समय इंपीरियल में एक निश्चित व्यावसायिक स्वागत समारोह में लू टिंगजियाओ ने काले रंग का टैक्सीडो पहना हुआ था और वह फर्श से छत तक फैली विशाल खिड़की के सामने खड़ा होकर गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके पीछे मो लिंगटियन आया और उसके कंधों पर हाथ रख दिया। उसे अब और ये सब चलता हुआ नहीं दिख रहा था। अरे अरे अरे, तुम फिर क्या सोच रहे हो? आजकल तुम इतने गुमसुम क्यों लग रहे हो? रिसेप्शन में शराब नहीं पीने तो ठीक है, पर अब तो तुम अपनी शराब भी साथ नहीं लाओगे। तभी मो लिंगटियन ने लू टिंगजियाओ के फोन की स्क्रीन पर रोशनी देखी। उसने अंधे होने का नाटक करते हुए अपनी आंखें नोच लीं। क्या बकवास है? मेरी आंखें जल रही हैं। ये क्या है? लू टिंगजियाओ, क्या तुम ठीक हो? लू टिंगजियाओ ने अपने सबसे अच्छे दोस्त की ओर ठंडेपन से देखा, मानो उसके शब्दों ने उसके फोन के स्क्रीन सेवर का अपमान किया हो। लू टिंगजियाओ के फोन स्क्रीन सेवर पर निंगशी, लिटिल ट्रेजर और उसकी एक सेल्फी थी। यह उनके 3 लोगों का पारिवारिक चित्र था। तस्वीर में तीनों ने अपने गालों को बन की तरह पकड़े हुए प्यारे से पोज दिए थे। लिटिल ट्रेजर बेहद प्यारी लग रही थी, जबकि निंगशी बेहद खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। लू टिंगजियाओ का भावशून्य चेहरा अजीब तरह से उभरकर सामने आने के बावजूद उसकी आंखों में कोमलता और प्यार छिपा नहीं सका। तीनों के चेहरों पर ढेर सारे छोटे छोटे मजेदार स्टिकर चिपके हुए थे और सबके सिर के ऊपर गुलाबी रंग के बिल्ली के कान थे। अगर सिर्फ लिटिल ट्रेजर और निंगशी होते तो तस्वीर काफी प्यारी होती, लेकिन जब अजीब और पत्थर जैसे चेहरे वाले लू टिंगजियाओ को शामिल किया गया तो पूरी तस्वीर बेहद अजीब लग रही थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मो लिंगटियन ने ऐसा अभिनय किया जैसे वो अंधा हो रहा हो।
हे भगवान, तुमने वाकई ऐसी तस्वीरें खींची हैं। मैं हैरान हूँ। जो भी इसे देखेगा उसे लगेगा कि तुम पर भूत सवार है। लू टिंगजियाओ अपने सबसे अच्छे दोस्त की बेइज्जती को अच्छी तरह समझ गया। उसने निंगशी के नाम पर क्लिक करके उसे एक संदेश भेजा। क्या तुम पहुंच गई हो? अगर उड़ान में देरी न हुई होती तो निंगशी की उड़ान ठीक उसी समय उतरनी चाहिए थी। चूंकि उसे एक समारोह में जाना था, इसलिए वह उसे खुद नहीं ले आया। लू टिंगजियाओ को काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद अचानक उसका फोन बज उठा। उसने सोचा कि निंगशी है, लेकिन फोन की स्क्रीन पर जियान मुये लिखा था। अध्याय 646, मेरी पत्नी उनके हाथों में है। अध्याय 646, मेरी पत्नी उनके हाथों में है। नमस्ते अंकल, जियान मुये ने असामान्य रूप से उत्तेजित स्वर में अभिवादन किया। क्या कुछ हुआ है? उस आदमी की गहरी आवाज ने पृष्ठभूमि में कुछ बुदबुदाहट के साथ उत्तर दिया, मानो वह किसी व्यावसायिक समारोह में आया हो। जियान मुये ने जो कुछ हुआ था उसे छुपाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह एक विदेशी देश में था और उसके पास अपने संसाधन नहीं थे। अगर लू टिंगजियाओ कोई कार्रवाई करता तो उसके संपर्कों को देखते हुए यह निश्चित रूप से ज्यादा सुविधाजनक और कारगर होता। इसलिए उसने अचानक कहा, चाचा, निंगशी गायब है। वह एक पूरा दिन पहले ही गायब हो चुकी है। मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है और उनकी निगरानी के अनुसार वे ये पता लगाने में कामयाब रहे कि वह फिलाडेल्फिया में घुस गई थी। हमें नहीं पता कि फिलाडेल्फिया में क्या हुआ, लेकिन वहाँ की सारी निगरानी व्यवस्था गड़बड़ा गई है और वे आगे कोई जांच नहीं कर सकते। मैं वहाँ जल्दी से पहुँचने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे बताया गया कि यह एक खतरनाक इलाका है। मुझे निंगशी की चिंता है। क्रिस्टल के झूमर के नीचे आलीशान बैंक्वेट हॉल में काले टैक्सीडो पहने आदमी ने फोन को जोर से पकड़ा और उसके आसपास का तापमान गिर गया। क्या कहा? फिलाडेल्फिया? क्या निंगशी फिल्म का प्रचार करने डीसी नहीं गई थी? वह फिलाडेल्फिया क्यों जाएगी? मो लिंगटियन, जो उसके बगल में था, कांप उठा और अपनी बाहें रगड़ने लगा। लू टिंगजियाओ, क्या हुआ? तुम दुखी लग रहे हो। कल से पहले मुझे पता चल ही जाना चाहिए कि वह व्यक्ति कौन है। लू टिंगजियाओ ने बस इतना कहा, फिर वह बिना पीछे मुड़े भोज हॉल से बाहर चला गया। हे भगवान, कल अगर मैं अपनी जान देकर भी इसकी जांच करूं तो भी पर्याप्त समय नहीं होगा। मो लिंगटियन ने उसे कोसा। हालांकि लू टिंगजियाओ के रवैये को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी समस्या हो गई है, इसलिए उसने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत काम पूरा करने के लिए आदेशों का पालन करने के लिए चला गया। 10 मिनट बाद रात के आकाश में एक हेलीकॉप्टर पर लू टिंगजियाओ ने एक काला लैपटॉप अपने घुटनों पर रख लिया। उसका चेहरा उस तूफान में जाने के लिए दृढ़ था जो उभर रहा था। फिलाडेल्फिया का पूरा नेटवर्क इस तरह ठप हो गया था मानो किसी ने कुछ छिपाने के लिए जानबूझकर इसमें तोड़फोड़ की हो। आधे घंटे के बाद वह अंततः कुछ कटे फटे फुटेज प्राप्त करने में सफल रहे। हालांकि यह केवल एक छोटी सी क्लिप थी, फिर भी उसका दिल उछलकर उसके गले में आ गया। उसने देखा कि निंगशी का पीछा कुछ लोग कर रहे थे जो उसे मारना चाहते थे। आखिरी सेकंड का फुटेज निंगशी को गोली लगने का था। लू टिंगजियाओ की आवाज कांपने लगी जब उसने आदेश दिया, फिलाडेल्फिया जाओ। चेंग फैंग, जो अपने बगल में रखे लैपटॉप पर निगरानी फुटेज देख रहा था, भी डर गया। उसे होश तभी आया जब लू टिंगजियाओ ने आदेश दिया। फिर उसने जल्दी से कहा, बॉस, पूरा फिलाडेल्फिया इस समय अफरा तफरी में है। अभी वहां जाना बहुत खतरनाक होगा। लू टिंगजियाओ ने उसे एक भयानक नजर से देखा और चेंग फैंग केवल चुप रह सका। मरे हुए, वे मरे हुए थे। कृपया महिला बॉस को कुछ न होने दें, वरना। लू टिंगजियाओ को समझ नहीं आ रहा था कि वो फुटेज के आखिरी कुछ सेकंड कैसे देख पाया। उसके लिए ये नर्क से गुजरकर वापस आने जैसा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर 3 सेकंड बाद खोलीं। उसकी आंखें एक गहरे तालाब जैसी थीं, जिनमें कोई लहर नहीं थी। उसने अपना फोन निकाला और कॉल किया। मंत्री नाका, इस समय आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। श्रीमान लू, मेरे माननीय अतिथि, आप इतनी रात को फोन कर रहे हैं। क्या कोई आपात स्थिति है? फोन के दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति ने मित्रतापूर्ण स्वर में कहा, वास्तव में मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ओह मिस्टर लू, बेझिझक पूछिए। मंत्री जी, मैं आपसे आपकी सर्वश्रेष्ठ सेना की एक टुकड़ी उधार लेना चाहता हूँ। क्या? ये उसे उम्मीद नहीं थी कि लू टिंगजियाओ इतनी अचानक इतनी बेतुकी मांग करेगी। उसकी तंद्रा तुरंत गायब हो गई। मिस्टर लू, क्या हुआ? मुझे फिलाडेल्फिया की यात्रा करनी है। हे प्रभु, कृपया ऐसा न करें। हाल ही में फिलाडेल्फिया पर इतालवी गैंगस्टरों के एक समूह का कब्जा हो गया है। अगर आपके सामने कोई गंभीर आपात स्थिति भी हो तो कृपया स्थिति के स्थिर होने तक प्रतीक्षा करें। मेरी पत्नी उनके हाथों में है। अध्याय 647, कोई साधारण व्यवसाय नहीं। अध्याय 647, कोई साधारण व्यवसाय नहीं। मेरी पत्नी उनके हाथों में है। लू टिंगजियाओ की बातें सुनकर मंत्री ने कहा, क्या? इन लोगों की धृष्टता। लू टिंगजियाओ अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण निवेशकों में से एक थे और अमेरिकी सरकार के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। अब जबकि उनकी पत्नी का अमेरिका की सीमा के भीतर ही अपहरण हो गया है, अगर कुछ भी हुआ तो उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। हालांकि फिलाडेल्फिया की स्थिति जटिल थी। एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता था। अगले चुनाव में बस आधा साल ही बाकी था और वह अगले 6 महीने सिर्फ एक राजनेता के रूप में ही ध्यान केंद्रित करना चाहता था, किसी और चीज का श्रेय लेने की नहीं। किसने सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? लू टिंगजियाओ ने स्वाभाविक रूप से उनकी चिंताओं को समझा और आश्वासन दिया, चिंता मत कीजिए मंत्री जी, मैं इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो क्या इससे मुद्दे को सुलझाने के लिए हिंसा का उपयोग करने की संभावना समाप्त हो जाएगी?
मंत्री जी को पसीना आ गया। हालांकि इस व्यक्ति को अभी भी बचाना था। अमेरिकी सीमा पर रात में रोशनी बहुत तेज थी और तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। एक हेलीकॉप्टर धीरे धीरे आसमान से उतरा। दरवाजा खुला और लू टिंगजियाओ टक्सीडो पहने हुए बाहर निकला। चेंग फेंग उसके पीछे पीछे आया। खबर अचानक आने के कारण वह फोन आते ही हेलीकॉप्टर में चढ़ गया था। अपने साथ किसी और को नहीं लाया था। ग्रामीण क्षेत्र में सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने काफी देर तक इंतजार किया था। जब उसने लू टिंगजियाओ को आते देखा तो बुजुर्ग मुस्कुराया और उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। मिस्टर लू, किसे पता था कि ऐसा कुछ होगा? कृपया मेरी माफी स्वीकार करें। लू टिंगजियाओ ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। मंत्री नाका, इतनी रात को आपको परेशान करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आमतौर पर वह मंत्री को परेशान नहीं करते थे क्योंकि सरकार के साथ बहुत अधिक जुड़ना अच्छी बात नहीं थी, लेकिन अब उसे यकीन नहीं था कि निंग शी जिंदा है या मरी। ऐसी आपात स्थिति में उसे राजनीति की ज्यादा परवाह नहीं थी। मंत्री नाका ने आह भरते हुए कहा, हाल ही में फिलाडेल्फिया पर इतालवी गैंगस्टरों के एक समूह ने कब्जा कर लिया है। हालांकि मेरा विभाग उन्हें सजा देने का इरादा रखता है, लेकिन अमेरिका में मौजूदा हालात बहुत तनावपूर्ण हैं और मुझे अभी तक इससे निपटने का समय नहीं मिला है। हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मिस्टर लू की पत्नी अचानक फिलाडेल्फिया में प्रकट हो जाएंगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। लू टिंगजियाओ चीनी व्यापार जगत में एक बड़ी हस्ती थे और अर्थव्यवस्था पर उनका गहरा प्रभाव था। साथ ही वे कई मायनों में अमेरिका के एक महत्वपूर्ण निवेशक भी थे। सरकार के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे और सरकार भी लू टिंगजियाओ को बहुत महत्व देती थी। अफवाह थी कि लू टिंगजियाओ ने कई दूसरे देशों में भी भारी निवेश किया था। उसकी क्षमताएं असाधारण थीं। वह कोई साधारण व्यवसायी नहीं था, अन्यथा वह आधी रात को किसी मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के लिए इतना उत्सुक न होता। यदि फिलाडेल्फिया में लू टिंगजियाओ की प्रिय पत्नी के साथ कुछ भी घटित होता तो मंत्री के रूप में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती, क्योंकि यदि इस मुद्दे के कारण लू टिंगजियाओ अमेरिका से नफरत करने लगे और अपने निवेश बंद कर दें तो इससे अन्य विवाद भी उत्पन्न हो सकते थे। यह एक बहुत ही कठिन मुद्दा था। चेंग फेंग चुपचाप लू टिंगजियाओ का पीछा करता रहा। इस दौरान उसका हाथ फोन पर चलता रहा और वह निंग शी का पता लगाने में लगा रहा। हालांकि अमेरिका दूसरी दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत गरीब था, फिर भी उसके पास एक अच्छी खासी सेना थी। उसकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हाल ही में तब हुआ जब अमेरिका और एक अन्य छोटे देश के बीच युद्ध छिड़ गया। तब कई संभावित निवेशकों को अमेरिका की असली क्षमताएं समझ में आईं। हालांकि अमेरिका की सैन्य शक्ति को छोटा नहीं माना जाता था, लेकिन उसका आर्थिक पहलू सिरदर्द था। आखिरकार, खासकर युद्ध के बाद, उन्हें सैनिकों के समर्थन के लिए और भी ज्यादा धन की आवश्यकता होगी। अमेरिका के आर्थिक ढांचे की भारी कमी थी, इसलिए उन्होंने लू टिंगजियाओ जैसे बड़े उद्योगपतियों को महत्व दिया। अध्याय 648, एक अभिशाप को रोकना। अध्याय 648, एक अभिशाप को रोकना। मंत्री नाका, हम छोटी मोटी बातें छोड़ सकते हैं। मेरी पत्नी का बचना अभी अनिश्चित है। मुझे आपकी सेना से एक टुकड़ी तुरंत उधार लेनी है। लू टिंगजियाओ हमेशा की तरह पत्थर की तरह दिख रहा था, लेकिन गौर से देखने पर उसकी आंखों में एक भयानक अंतर्धारा दिखाई देती। ठीक है श्रीमान लू, मुझे लगता है कि आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका में वर्तमान युद्ध की स्थिति तनावपूर्ण है। अगर आप सेना चाहते हैं, मंत्री नाका कुछ कहना चाहते थे, लेकिन रुक गए। आपका क्या मतलब है, मंत्री नाका? लू टिंगजियाओ ने बड़े की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। श्री लू, अमेरिका के पास इस समय कुछ और महत्वपूर्ण निवेश हैं और ये निवेश सेना से संबंधित हैं। इसलिए श्री लू, अगर आप निवेश करने को तैयार हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए तुरंत एक सैन्य टुकड़ी का इंतजाम करना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। मैं बस जानना चाहता हूं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मंत्री नाका ने लू टिंगजियाओ के रवैये का समान रूप से आकलन करते हुए यह बात कही। चेंग फेंग की भौहें तन गईं। मंत्री नाका स्पष्ट रूप से स्थिति का फायदा उठा रहे थे। लू टिंगजियाओ ने मंत्री नाका की ओर देखा और तेजी से कहा, मंत्री नाका, मैं अभी आपके साथ व्यापार पर चर्चा करने के मूड में नहीं हूँ, तो फिर इसे सुलझाना आसान नहीं होगा। सेना जुटाने में कुछ समय लग सकता है। मंत्री नाका ने जानबूझकर परेशान होते हुए कहा। ठीक है। लू टिंगजियाओ ने सिर हिलाया। ये सुनकर मंत्री नाका खुशी से फूले नहीं समाये और तुरंत मान लिया कि उन्हें नए सिरे से धन मिलेगा। हालांकि लू टिंगजियाओ ने जो कहा उसने मंत्री नाका के चेहरे के भाव ही बदल दिए। अगर ऐसा है तो हम अमेरिका में लू कॉर्पोरेशन के सारे निवेश हटा देंगे और फिर शायद देश एम में दूसरे निवेशों की तलाश करेंगे। लू टिंगजियाओ ने मंत्री नाका की तरफ देखे बिना ही अपनी बात पूरी कर दी। उसने चेंग फेंग की तरफ सिर हिलाया और हेलीकॉप्टर की तरफ चल दिया। मेरे प्रभु, कृपया रुकें। मंत्री नाका तुरंत उसका पीछा करने के लिए दौड़े और लू टिंगजियाओ को रोक दिया। उसने सोचा कि चूंकि लू टिंगजियाओ इतनी निराशाजनक स्थिति में थी, इसलिए वह आगे निवेश करने के लिए सहमत हो जाएगा, लेकिन उस आदमी ने लालच में आने से इनकार कर दिया। यदि लू टिंगजियाओ ने सचमुच अपने सभी निवेश हटा लिए होते तो अधिकारी उसे दोषी ठहराते और जो भी लाभ उसने पाने का सपना देखा था वह तुरंत गायब हो जाता। श्रीमान लू, मैंने जो कहा उस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। हमारे सामने एक आपात स्थिति है और हमें पहले आपकी पत्नी को फिलाडेल्फिया से बचाना होगा, है ना? लू टिंगजियाओ को रोकते हुए मंत्री नाका ने जल्दी से कहा। सैनिकों का क्या हुआ? लू टिंगजियाओ ने मंत्री नाका को ठंडेपन से देखा। तो फिर हम आपके लिए 300 लोगों की एक टुकड़ी तैयार कर लें, श्रीमान लू। मंत्री नाका लू टिंगजियाओ की राय पूछ रहे थे। 300 लोग? लू टिंगजियाओ ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। उसे फिलाडेल्फिया की मौजूदा स्थिति के बारे में भी ठीक से पता नहीं था।
वह जगह अराजक थी। इतालवी गैंगस्टरों के बिना भी वहां अभी भी मजबूत सेनाएं थीं और ये सब अनिश्चितताएं थीं। 300 लोग भी काफी नहीं होते। अगर 300 लोग समस्या का समाधान कर सकते थे तो उसे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी, जबकि उसे तो बस अपने लोगों को संगठित करना था। उसे इस मंत्री की तलाश क्यों करनी पड़ी? 400 आदमी कैसे होंगे? मंत्री नाका ने फिर पूछा जब उन्होंने लू टिंगजियाओ को हिचकिचाते देखा। लू टिंगजियाओ बिना कुछ कहे उसे घूरती रही। नाका अब तक काफी चिंतित हो चुका था, इसलिए उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए पूछा, श्री लू, आप क्या चाहते हैं? लू टिंगजियाओ ने स्पष्ट रूप से कहा, 20 टैंक, 5 लड़ाकू विमान और 500 सैनिक आग्नेयास्त्रों से लैस। मंत्री नाका ने टक्सीडो पहने हुए आदमी को कठोरता से देखा और अपने अंदर से कुछ कहने से खुद को रोक लिया। 20 टैंक, 5 लड़ाकू विमान और 500 हथियारबंद सिपाही। लू टिंगजियाओ बहुत ज्यादा मांग कर रहा था। उसने किसी को लूट क्यों नहीं लिया? युद्ध के मैदान की मौजूदा जरूरतों को देखते हुए उनके पास इतने टैंक और लड़ाकू विमान होने का कोई रास्ता नहीं था। अगर होते भी तो वह उन्हें यूं ही जुटा नहीं पाते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मंत्री नाका भावुक होकर चिल्लाए, चूंकि कोई रास्ता नहीं है तो लूप ऑपरेशन भी काम जारी नहीं रख सकता। अलविदा मंत्री जी। लू टिंगजियाओ ने अपना सिर हिलाया। श्री लू, मंत्री नाका ने लगभग रोते हुए कहा, श्री लू, आपकी मांगें बहुत ज्यादा हैं। हाल की तनावपूर्ण लड़ाइयों के कारण हमारे पास सिर्फ 5 टैंक और 2 लड़ाकू विमान ही बचे हैं। अगर आप और चाहते भी तो सिर्फ इन्हें ही जुटा सकते हैं। सौदा। लू टिंगजियाओ ने सिर हिलाया। क्या? मंत्री नाका दंग रह गए। क्या लू टिंगजियाओ ने उन्हें धोखा दिया था? आखिरकार वह मंत्री नाका थे और उन्होंने अपने जीवन के आधे समय तक कूटनीतिक स्थितियों से निपटा था, फिर भी वह एक व्यापारी द्वारा धोखा खा रहे थे। अध्याय 649, एक अचंभित कर देने वाली स्थिति। अध्याय 649, एक अचंभित कर देने वाली स्थिति। जाहिर है लू टिंगजियाओ मनोविज्ञान में पारंगत थे। पहले तो उन्होंने एक ऐसी मांग रखी जिस पर सामने वाला कभी राजी नहीं होता। फिर उन्होंने बताया कि वो असल में क्या चाहते हैं, जिससे बात आसान लगने लगी। मंत्री नाका उस समय असहाय थे। 5 टैंक, 2 लड़ाकू विमान और 300 सैनिकों की सशस्त्र सेना, ये संख्या फिलाडेल्फिया को मिटाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। कोई समस्या नहीं है ना मिस्टर लू? जरूर, लू टिंगजियाओ ने उत्तर दिया। मंत्री नाका के उदास चेहरे को देखते हुए लू टिंगजियाओ ने आश्वासन दिया, चिंता मत कीजिए मंत्री नाका, यदि कोई नुकसान होता है तो मैं उसका हर्जाना वहन करूंगा। वास्तव में जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके वादे से मिस्टर लू मैं निश्चिंत हूँ। कृपया कोशिश जरूर करें। मंत्री नाका ने अपने आदमियों को दरवाजा खोलने दिया और फिर लू टिंगजियाओ के साथ हेलीकॉप्टर में सवार होकर नजदीकी सैन्य किले की ओर उड़ चले। फिलाडेल्फिया में उस समय ऑगस्टीन को कई बलवान लोगों ने उठाकर फिलाडेल्फिया के बाहरी इलाके की ओर भागा। 100 से अधिक लोगों का उनका समूह घटकर 20 लोगों का रह गया था और उनके कपड़े भी फट चुके थे। फैंग शियाजियाओ और तांग ये को अभी भी कुछ शक था, इसलिए उन्होंने उसके लगभग 70-80 आदमियों को पकड़ लिया, उनके हथियार छीन लिए और फिर ऑगस्टीन को फिरौती के लिए पर्याप्त पैसे लाने दिए। फैंग शियाजियाओ ने तो अपने आदमियों के सारे कपड़े उतरवा दिए। ऑगस्टीन की पैंट का रंग लाल रक्त से रंगा हुआ था, जबकि उसके शरीर का निचला हिस्सा तांग ये द्वारा नष्ट कर दिया गया था। शैतान, तांग ये, मैं तुम लोगों को बुरी तरह मरवा दूंगा। ऑगस्टीन गुर्राया, उसकी आंखों में हिंसा की ज्वाला भड़क रही थी। अगर नजरें मार सकती तो शैतान, तांग ये और बाकी सब बहुत पहले और कई बार मर जाते। अफसोस की बात है कि घूरने से उन्हें अपंग तो क्या, मार भी नहीं सकते थे। बॉस, अब हम क्या करें? फिलाडेल्फिया की पुलिस बल तो बेकार बिल्ली के बच्चों का झुंड है। उन्होंने शैतान को ऐसे देखा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो और किसी से भी ज्यादा तेजी से भाग गए। उन्होंने हमें सचमुच बर्बाद कर दिया है। ऑगस्टीन को सावधानी से ले जा रहे एक हटे कट्टे आदमी ने पूछा। दरअसल सबको अच्छी तरह पता था कि उन्हें धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि ऑगस्टीन ही था। अगर शैतान की औरत से पंगा लेने की उसकी जिद न होती तो सबका ये हाल न होता। ऑगस्टीन के अधोलोक को तांग ये ने बर्बाद कर दिया था। ऑगस्टीन को जिंदा रखने के लिए तांग ये और फैंग शियाजियाओ ने ऑगस्टीन की सर्जरी करने के लिए एक डॉक्टर को बुलवाया, उसके घाव पर टांके लगाए और दर्द निवारक दवाएं भी दीं। उसके कटे हुए कानों की तुलना में उसका निचला भाग कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। मैं उन्हें इससे भी ज्यादा सजा दूंगा। मैं शैतान, तांग ये और बाकियों को बुरी तरह मरते देखना चाहता हूँ। सुन रहे हो, वे बुरी तरह मरेंगे। ऑगस्टीन दहाड़ा। ये सुनकर उसके आदमियों ने सिर हिला दिया। शैतान एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था और उसे रात का राजा कहा जाता था। उसका आदमी तांग ये अकेले भी ऑगस्टीन को आसानी से मार सकता था। ऑगस्टीन किससे बदला ले सकता था? अपने मुंह से। ऑगस्टीन के दिमाग में पहले से ही एक योजना बन रही थी। वह सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों को इसकी खबर देगा। वे उसे मरने नहीं देंगे। तब तक अचानक आकाश में गहरी गड़गड़ाहट सुनाई दी और रात जगमगा उठी। 2 लड़ाकू विमान फिलाडेल्फिया के आकाश में चक्कर लगा रहे थे, जबकि हर कोने में एक विशाल किरण किसी चीज की तलाश में चमक रही थी। ये हेलीकॉप्टर कहाँ से है? हेलीकॉप्टर? यह अजीब सी आवाज कर रहा है। अरे, ये तो एक उग्रवादी लड़ाकू विमान है। ये तो पक्का नहीं था कि यह चिल्लाया कौन था, लेकिन बाकी सबने गौर से देखा और उनके चेहरे पीले पड़ गए। वे वाकई लड़ाकू विमान थे। दरअसल वे अमेरिकी लड़ाकू विमान थे। क्या हो रहा है?
ये अमेरिकी लड़ाकू विमान फिलाडेल्फिया में क्यों दिखाई दे रहे हैं? उनमें से एक व्यक्ति ने पसीने से तरबतर होकर पूछा। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या अमेरिकी सरकार फिलाडेल्फिया के गैंगस्टरों का सफाया करना चाहती है? हालांकि उनकी सामूहिक गतिविधियों के आधार पर अमेरिकी सरकार का ध्यान आकर्षित करना उनके लिए संभव नहीं था। इसके अलावा अमेरिका उस समय युद्ध में लगा हुआ था, तो वे छोटे से फिलाडेल्फिया पर अपने उग्रवादी संसाधनों को कैसे बर्बाद कर सकते थे? हालांकि यह निश्चित रूप से अमेरिकी लड़ाकू विमान थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आतंकवादी टैंक। कुछ ही सांसों में कई बड़े टैंक धीरे धीरे नजर आने लगे। विशाल तोपों में थूथन ब्रेक लगे थे और वे बस कल्पना ही कर सकते थे कि अगर तोप दागी जाए तो क्या होगा। हवा में 2 लड़ाकू विमान और जमीन पर 5 अमेरिकी टैंक थे। ऑगस्टीन और बाकी लोग तो वहीं हक्के बक्के रह गए। वे ये जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर हो क्या रहा है। अध्याय 650। आपकी पत्नी कौन है? अध्याय 650। आपकी पत्नी कौन है? फिलाडेल्फिया में अचानक 2 अमेरिकी लड़ाकू विमान और 5 अमेरिकी युद्धक टैंक प्रकट हुए, जिससे ऑगस्टीन और उसके साथी स्तब्ध रह गए। उस क्षण शैतान और तांगी के प्रति ऑगस्टीन की नफरत तुरंत भूल गई। कुछ ही देर में कुछ दर्जन ट्रकों पर भयंकर दिखने वाले सशस्त्र दस्ते दिखाई दिए। जल्द ही एक सफेद सैन्य ट्रक ऑगस्टीन के सामने आकर रुका। दरवाजा खुला और एक व्यक्ति नीचे उतरा। उसकी धारियों से पता चल रहा था कि वह कैप्टन था। वहीं रुको, कैप्टन ने ऑगस्टीन और उसके आदमियों पर गरजते हुए कहा। अगले ही पल सैकड़ों हथियारबंद सैनिकों ने ऑगस्टीन पर अपनी बंदूकें तान दीं। ऑगस्टीन पसीने से तरबतर था। यह अमेरिका की आधिकारिक सेना थी। ऑगस्टीन को अब भी उम्मीद थी कि शैतान उनका लक्ष्य होगा, क्योंकि उसका गिरोह शैतान जितना प्रभावशाली नहीं होगा। ठीक है, वे शैतान के पीछे पड़े होंगे। ऑगस्टीन ने अपने विचारों की पुष्टि की। उसे विश्वास था कि उसका मुकाबला करने के लिए आधिकारिक सेना केवल शैतान के स्तर के ही किसी व्यक्ति को बुला सकती थी। तुम्हारा नाम क्या है? एक सैनिक ऑगस्टीन के पास आया और खतरनाक तरीके से राइफल तानते हुए उस पर चिल्लाया। ऑगस्टाइन कैवेंडिश। ऑगस्टाइन का माथा पसीने से तर था और वह घबराहट में अपना पूरा नाम बता रहा था। कमीने, सिपाही चिल्लाया और अपनी राइफल ऑगस्टीन के चेहरे पर दे मारी। ऑगस्टाइन जोर से जमीन पर गिर पड़ा और उसके आदमियों की हिम्मत नहीं हुई कि वे कुछ कर सकें। ऑगस्टाइन पर हमला होते देखकर भी उसके सभी 20 सैनिक 1 इंच भी नहीं हिले। मुझे लोग सौंप दो। गोली चलने की आवाज आई और ऑगस्टीन के चेहरे पर बंदूक तान दी गई, किसी भी पल चलने के लिए तैयार। क्या? कौन लोग? ऑगस्टीन राइफल की बट से उलझन में हकलाया और जब उससे कुछ लोगों को सौंपने के लिए कहा गया तो वह और भी उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या बात कर रहे हैं। तुम कमीने, मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। सिपाही ने अपना पैर उठाया और ऑगस्टीन के धड़ पर जोरदार प्रहार किया, जिससे ऑगस्टीन भारी आघात से लगभग बेहोश हो गया। श्री लू, क्या यह वही है? एक कार का दरवाजा खुला और लू टिंगजियाओ बाहर आए। लू टिंगजियाओ ने सिर हिलाया। उसने सीसीटीवी देखकर पुष्टि कर ली थी कि यह आदमी ऑगस्टीन ही है। हालांकि फिलाडेल्फिया में ऑगस्टीन और उसके आदमियों को नंगा देखकर और उसके शरीर के निचले हिस्से पर गहरे जमे हुए खून के धब्बे देखकर जरूर कुछ हुआ होगा और निंग शी उस समय उसके साथ नहीं थी। मेरी पत्नी कहाँ है? लू टिंगजियाओ ने एक हाथ से सिपाही की आवाज रोक दी और नीचे बैठकर उसे ठंडी नजरों से देखने लगा। तुम्हारी पत्नी कौन है? ऑगस्टीन पीछे हट गया, उसकी पीठ और हाथों पर रेंगता हुआ। उस आदमी की भयानक आभा उसे डरा रही थी। निंग शी, जिस औरत को तुम सुबह ले गए थे, तुमने तो उसके पैर में गोली भी मार दी। हालांकि लू टिंगजियाओ ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसकी ठंडी निगाहों ने ऑगस्टीन को सिहरन से भर दिया। निंग 13 में उसे नहीं जानते। क्या आपने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है? ऑगस्टीन डर गया। आखिर यह औरत कौन थी? पहले तो शैतान था और अब अमेरिकी सेना भी आ गई। और कैप्टन इस आदमी के साथ जिस तरह से सम्मान से पेश आ रहा था, उसे देखते हुए क्या वो कोई मेजर या कर्नल हो सकता है?